इस दुनिया में दो ही तरह के लोग रहते हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। एक्चुअली हम सब हैक हो चुके हैं। किसी भी तरह के स्कैम होने से बच सकते हैं, कोई तरीका है इसका? हैकिंग इज नॉट गैसिंग योर पासवर्ड। आप घबरा के क्लिक करके तुरंत अपना डेटा भर दिए, उसमें पासवर्ड भी भरे, आप भरे ना पासवर्ड। आपने अपनी पत्नी का भी अकाउंट हैक कर लिया? हाँ, नमस्ते, मेरा नाम ऋषिराज है और आप देख रहे हैं मंच। पहले की दुनिया में जो क्राइम हुआ करते थे वो पारंपरिक हथियारों से हुआ करते थे। बदलते वक्त के साथ क्राइम करने का तरीका बदल गया। अब आज के दौर में क्राइम डिजिटली ज्यादा होता है और जैसे समंदर की गहराई नापना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई पड़ती है, वैसे ही नामुमकिन है क्राइम की दुनिया को, खासकर डिजिटल क्राइम की दुनिया के तह तक जाना। क्राइम की दुनिया में डिजिटल का कितनी बड़ी भूमिका आज के वक्त में हो गई है, देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसे समझना आपके और हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पलक झपकते आपको, मुझको, किसी को भी चपेट लग सकता है अच्छे खासे रकम का या फिर आपके मानहानि का। तो डिजिटल क्राइम की दुनिया को डिकोड करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल वर्ल्ड के एक्सपर्ट, एक तरह से अमित दुबे जी, जिन्हें साइबर इन्वेस्टिगेटर के नाम से आप जानते हैं। हाल के दिनों में उनके कई वीडियोस देश में चर्चा का विषय बने, जब उन्होंने देश को बताया कि आपकी चीजें किस तरीके से डिजिटल क्राइम के दायरे में आ जाती हैं और आपको इसका अंदाजा तक नहीं लगता। तो अमित दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका मंच पर, और आज हम बात करेंगे डिजिटल क्राइम की दुनिया पर। सर, सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है कि आदमी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है था, आप जिस उम्र के पड़ाव पर हैं उस दौर में से ही आपने एक्सप्लोर किया दुनिया, और आज के वक्त में आप साइबर इन्वेस्टिगेटर के तौर पर जाने जा रहे हैं। ये बड़ा तमगा है। कैसे यहाँ तक का सफर पूरा हुआ आपका? देखिए, इस तरह का कोई पोजीशन जॉब वगैरह नहीं होती थी। मैं वैसे आईआईटी खड़गपुर से हूँ, 2001 बैच, और उसके बाद बाकी लोगों की तरह उस समय भी हमारे पास इंजीनियरिंग का ही ऑप्शन था, तो डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। और उसके बाद सैमसंग, नोकिया वगैरह कंपनीज में मैंने काम किया। 2008 में हमारे देश में एक घटना हो गई, 26/11, और उसके बाद एक यूनिट स्टार्ट हुई एनआईए करके, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके जो पहले आईजी थे वो थे लोकनाथ बेहरा जी, जो केरला कैडर के आईपीएस थे, अभी डीजीपी केरला रिटायर हुए। वो नोएडा रहते थे, सेक्टर 27 में। तो उन्होंने सारे आईटीज़ को लिखा कि हमें कुछ एक्सपर्ट चाहिए, और फिर आईआईटी खड़गपुर ने मेरा नाम रिकमेंड किया, क्योंकि वहाँ मैं कुछ बदनाम था, खुराफाती करता रहता था। वहाँ पे मैं लड़कियों के पासवर्ड हैक करता था उस समय। तो उस वजह से मुझे कॉलेज से 6 महीने के लिए डिबार भी किया गया था लैब से। तो उस वजह से लोग जानते थे कि ये तो कुछ कर भी लेगा। फिर मैंने उनके संग काम करना शुरू किया, कुछ ब्रेक थ्रू मिलने शुरू हुए, और फिर मुझे समझ में आया कि एक ऐसा डोमेन है जहाँ पर अभी तक ये रियलाइज़ नहीं किया गया कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो कभी पुलिस के संग काम करते नहीं हैं, और पुलिस टेक्निकल एक्सपर्ट होती नहीं है, और इसका एडवांटेज पूरा क्रिमिनल को मिलता है। तो ये बड़ा गैप था जो मैंने फिल किया उस समय, और उसके बाद तो बहुत सारे लोग उसमें आ गए और इंस्पायर हुए। लेकिन मेरे ख्याल से, जैसे आपने बोला कि आज साइबर क्राइम ज़्यादा होता है, मैं उल्टा बोलता हूँ, मैं कहता हूँ आज हर क्राइम साइबर क्राइम होता है। आज कोई ऐसा क्राइम नहीं होता जहाँ पर साइबर वर्ल्ड इन्वॉल्व ना हो। मर्डर है तो भी हम साइबर क्राइम से उसके ट्रेसेस निकालते हैं। बिल्कुल। जो भी लेटेस्ट जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ में आए, वी टुक हेल्प फ्रॉम साइबर वर्ल्ड ओनली। उनको क्रैक तभी किया गया, आपने देखा होगा, अपनी खुद दिखाया, चाहे वो किडनैपिंग हो, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो, टेररिस्ट अटैक्स हो, कोई कॉन्स्पिरेसी हो, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो, डिफेमेशन हो, शेयर मार्केट का फ्लो हो। आपने देखा हो जितने बड़े बड़े आरोप लगे, जी बिल्कुल, वो खेल शुरू होता है साइबर स्पेस से। कहीं डिजिटल से कोई डेटा फुटप्रिंट्स, चोरी हुआ, बिल्कुल। डेटा चोरी हुआ कैसे, लीगली इलीगली, इसके पीछे पूरी कहानी होती है। उसका इम्पैक्ट देख के न्यूज़ बन जाती है, लेकिन बिना साइबर स्पेस के आज की डेट में कोई क्राइम हो ही नहीं सकता। बहुत बुनियादी एक दो सवाल है, फिर हम थोड़े गंभीर विषयों की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। अ, ये तो ऐसा प्रोफेशन है जिसे घर पर भी स्वीकार करवाना बड़ा मुश्किल जॉब है। कम से कम हम जिस भारत के परिदृश्य में रहते हैं, जिस तरह का हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, वहाँ पर
इस तरह के वातावरण में ये कहना कि जी मैं साइबर वर्ल्ड के बारे में काम करता हूँ और डेफिनेटली कोई अच्छी चीज़ को पहचानने के लिए उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पर काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो हैकिंग क्रैक करने के लिए पहले आपको हैकिंग करनी भी आनी चाहिए। घर परिवार को कैसे कन्विंस किया? कोई दबाव रहा कभी जीवन में कि यार ये क्या काम करने में बैठ गए हो तुम? नहीं नहीं, कोई दबाव तो नहीं रहा, पर अजीब जरूर लगता था लोगों को, क्योंकि कई बार तो मैं इंजीनियर ही हूँ, मैं लोगों को बताता नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। क्योंकि लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है कि अब क्योंकि इंजीनियरिंग, फिर आप क्या करते हैं इंजीनियरिंग में? मोबाइल सॉफ्टवेयर लिखता हूँ। तो मैं जानबूझ के कुछ दूसरा मिलता जुलता रोल बता देता था। दूसरी चीज़ ये मैं इसलिए कर रहा था कि मुझे मज़ा आ रहा था। पैसा तो आप कहीं से भी कमा लेते हो, जब आप एक डिग्री आपके हाथ में होती है आईटी की, तो आपको पता होता है कि कुछ भी नहीं होगा तो भी कहीं नौकरी करके तो मिल ही जाएगा पैसा। तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है, तो आपको झिझक नहीं होती, मतलब कि इस बात का डर कभी नहीं था कि पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि पुलिस तो पैसा देती नहीं। पुलिस से आप सिर्फ सीख सकते हो। अब पुलिस के पास चैनल बन गए, क्योंकि पहले तो कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं था कि आप हायर भी कर लो किसी को। वो तो कहता है आप हेल्प कीजिए और कभी आपको दिक्कत होगी तो हम खड़े रहेंगे। तो दुनिया तो ऐसी चलती नहीं है दाल रोटी चलाने के लिए। तो कई बार हुआ कि हमने 2-2 करोड़ के रैंसम वाले केसेस सॉल्व किए, पर हाथ में कुछ नहीं था हमारे। जो मिला हो तो मैं उस बंदे को मिला, क्योंकि ट्रैक किया। तो वो वाला एक दबाव बनना शुरू हुआ। फिर उसका क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा लोग जानने लगते हैं तो उसका मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो कई सारे पॉलिटिशियंस डराने लगे कि आप ये कर दीजिए, हमारा ये बंदा पैसे लेके भाग गया, उसको ट्रेस कर दीजिए, ये कर दीजिए, इस तरह का सब हुआ, थ्रेटनिंग जी। और देवर यूजिंग इन्फ्लुएंस कि देखिए हमें आईजी साहब ने बोला, इन्होंने बोला, आप कर दीजिए। मैंने कहा साहब पुलिस से करा लीजिए। नहीं, पुलिस से नहीं करा। तो फिर पीछे हटना शुरू हुआ। तो उस समय मैं ऐसे ही बताऊं कि जब मामला थोड़ा सा बढ़ा तो एक दिन मैं परेशान हो गया, मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया जो एनआईए में था। मेरे साथ ऐसा ऐसा है, क्या करें यार, वो तो डेली घर आ जाता है, कभी कहता है गाड़ी रखिए, आप BMW लेके आ गया, आप चलाइए सर। मतलब होता है इनडायरेक्ट दबाव डालना, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ काम नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए भाई। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, और वाइफ भी डर जाती थी कि यार ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं। तो उस समय एक ऑफिसर थे ना, उन्होंने राजदीप सरदेसाई को फ़ोन लगाया जी। उन्होंने कहा कि साहब आज के शो में आप जरा अमित को बुलाइए, ही विल डिस्कस विद यू। तो शायद 2012-13 की बात हो। ही इन्वाइटेड मी एंड देन वी हैड अ डिस्कशन। उसका इम्पैक्ट जो हुआ कि जो पॉलिटिशियन थोड़ा सा शांत हुआ, उनको ये लगता है, ये मैंने देखा रोल प्ले करके, मैंने जब मैं टीवी पर डिबेट करने लगा, ये करने लगा, उन्होंने कहा यार ये बंदा ना करेक्टेड है, ये कल के दिन आप उसको कुछ भी दोगे और रिकॉर्ड हो गया तो बैक फायर करेगा। तो उन्होंने मिसयूज करना बंद कर दिया एंड आई टुक स्ट्रॉन्ग स्टैंड देन कि यार ये होता ही नहीं है, तो आपका दबाव खत्म हो जाता है। तो आई लर्न दिस इन अ वेरी हार्ड वे। मतलब होंगे लोग ऐसे जो शायद इजी पैसे के चक्कर में कर लेते होंगे, लेकिन आपको एक रेपुटेशन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें। ये सब आप नौकरी के दौरान कर रहे थे? हाँ, मैं नौकरी भी कर रहा था, और मेरे कंपनी में भी पता था कि मैं पुलिस की हेल्प कर रहा हूँ। और तो हुआ क्या कि मैं एक कंपनी में काम करता था, उस कंपनी का नाम है ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उस समय जो हेड थे कंपनी के, वो मेरे पास आए, और नाम नहीं लूँगा मैं ऐसे बैठता था जैसे ये लोग बैठे हुए, ऐसे झांक के बोले कि यार तुम तो पुलिस को बहुत जानते हो, मेरा एक छोटा सा काम करा दीजिए। मैंने बताइए सर। बोले मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, रिपोर्ट लिखवा दीजिए। तो मैंने कहा सर वो तो आप जाके लिखवा लो, क्या दिक्कत है इसमें। नहीं यार, बड़ी बेइज्जती से बात करते हैं वो लोग, मैं जाऊँगा, वो कुछ जिस तरह से सुनाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मतलब आप देख रहे हो एक कंपनी का सीनियर बंदा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थाना जाके मोबाइल चोरी की रिपोर्ट लिखा दे, क्यों? क्योंकि वो ट्रीटमेंट उसको वैसा नहीं मिला। एंड दिस इज अ बिटर ट्रूथ। मैंने कहा आप लिख के दीजिए कंप्लेन। लिख के दिया, मैं गया बाइक से कंप्लेन लिख के आ गया रिपोर्ट। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा कि आप जिंदगी में कितना भी बड़ा बन जाओ आपके ये डर नहीं जाते। आप देख रहे हो जितना आप और बड़े होगे और डर होता है कि यार पुलिस से मत जाओ यार, सीधे कर दो। एंड आई कुड फिल दैट गैप। अब मुझे आप मानोगे नहीं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडिया के सबके संग में काम कर चुका हूँ, कॉल करते हैं हमें जी आप करा दीजिए, पुलिस से नहीं कराना, क्योंकि दे फील कि यार मैं कंफर्टेबल हूँ, स्ट्रेट अवे आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, एंड आई एम नॉट एक्सप्लॉइटिंग दैट चीज़। कल के दिन न्यूज़ में डाल दिया, बड़ी बात बन गई, वो सब नहीं हो सकता। एंड दिस इज एन हार्डकोर प्रोफेशनल। बिल्कुल। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से जो भी मेरे जैसे और लोग हैं वो उस गैप को फिल कर रहे हैं, क्योंकि लोग नहीं तो सीधे, अब पुलिस का रोल चेंज हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं करूँ सबको बुरा, लेकिन ये है एक हिस्टोरिकली आप देखोगे तो लोग डरते हैं अपनी कंप्लेन लेके, अरे यार वहाँ सॉल्व तो होगी नहीं। ये वाला जो एटीट्यूड था मेरे ख्याल से, दैट हेल्प मी टू प्ले दैट रोल।
वैसे तो इस प्रोफेशन में जो एक तमगा है वो ये है कि वी डू नॉट डिस्कस आवर क्लाइंट, तो लेकिन फिर भी जानने के लिहाज से कोई कोई ऐसी शख्सियत जिसे मुल्क पहचानता हो, उसकी मदद कर रहे हैं की हो आपने? देखो, जिनके से मैंने काम किया वो सबको मुल्क पहचानता है। टॉप 20 टॉप 10 जितने भी लोग हैं रिचेस्ट, फॉर्चुनेटली आई हैव गॉट इन टच विद ऑल ऑफ देम। अलग अलग तरह की सिचुएशंस थी। इनसाइडर थ्रेट होते हैं कि हमारी कंपनी में कुछ ऐसा कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, पर ये मुझे सिम्टम्स दिख रहे हैं, आप निकाल सकते हो कौन है, निकाल देंगे। मेरा डेटा चोरी हुआ, मेरी ब्लूप्रिंट चोरी हो गया, मेरे कंप्यूटर को मिल गया, मुझे डाउट है कि ये बंदा जो छोड़ के गया है उसने वहाँ ज्वाइन किया, उसने किया, पर कोई सबूत नहीं है, सबूत निकाल देंगे। सब कुछ शक के आधार तो वो पर है। शक के आधार, क्योंकि सबूत के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, आप किसी बंदे को कैसे दबाओगे। तो फिर मैं वो सबूत कैसे निकालने हवा में से वो खेलता हूँ, और इतना सॉलिड सबूत निकाल के दूंगा कि वो बंदा वैसे ही गिव अप कर देगा, क्योंकि भाई साहब इसको काट नहीं सकते। तो जैसे हम लोग जब कोर्ट में भी कोई एविडेंस पेश करते हैं, तो अब मैं जजेस की भी ट्रेनिंग लेता हूँ, तो कई बार ऐसा हुआ, मुझे बड़ा लगा कि आई एम फॉर्चुनेट कि जैसे मैं दिल्ली जुडिशल एकेडमी या हर एकेडमी में जाता हूँ जजेस, तो मैं उनको बताता हूँ सर ये एविडेंस है, ये आप प्रोसेस से जाएंगे, ये जजमेंट देंगे, अब मैं इसके संग थोड़ा खेलता हूँ तो देखिए बदल जाएगा। तो लगता है अरे ये जो चीज़ मैंने समझानी शुरू की तो एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट हो गई जी। कल के तरह यदि मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, हाँ। तो कई बार जज ने बोल दिया यदि अमित का आया तो फिर ये गलत हो ही नहीं सकता। हाँ। एंड दैट वाज द बिगेस्ट Reward. मेडल। यस। यार ये भरोसा कैसे है कि बंदा गलत चीज के लिए कभी सर्टिफाई करेगा नहीं। तो उस वजह से बड़े बड़े लोग अप्रोच करना शुरू कर दिए। तो एक केस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि एक टॉप 20-30 में ही आते होंगे वो, उनका मुझे कॉल आया रात में 11 बजे कि आपसे मिलना है। तो मैंने कहा साहब किसी आईजी ने नंबर दिया होगा, आ जाइए। बोले वो नहीं, मैं खुद आऊँगा गाड़ी ड्राइव करके और हम मिलेंगे कहीं, मैंने कनॉट प्लेस में मिल लेते हैं। तो तय हो गया इतने बजे मिलेंगे। मैं पहुंचा तो मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, मैं खड़ा हो गया, वो आया ऐसे सर्किल पर घूमते घूमते और एक जगह गाड़ी रोकी, बोले आ जाओ गाड़ी के अंदर, बैठ गया। अब मैं इतने बड़े आदमी से पहली बार मिल रहा था, इम्प्रेस्ड होकर मैं सर बताइए सर। बोले एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आपकी हेल्प चाहिए। बोलो सर। बोले यार मेरी वाइफ की ऑब्सीन पिक्चर्स कोई मुझे भेज रहा है व्हाट्सएप पे, ओके, और पिछले 4-6 महीने से भेज रहा है, पैसे मांग रहा है। तो मैंने कहा किस नंबर से आता है? बोले ये देखिए नंबर दिखाया ना, तो वो यूके का नंबर था +44। उसको सर्च किया, मैंने निकाला, मैंने कहा सही तो वर्चुअल नंबर है, मतलब बंद। बोले क्या बात कर? मैंने कहा हाँ। तो बोले ये मुझे थ्रेटन कर रहा है कि इसको वायरल कर देगा और ये कर देगा, तो मैं क्या करूँ? मैं पुलिस के पास जाऊँगा, ये फोटो जाएंगे, मैटर बनेगा, मैं नहीं चाहता मीडिया में जाए, मेरे शेयर वैल्यू इम्पैक्ट हो जाएंगे, और मैं इसको रोकूँ कैसे? तो मैंने कहा मैं फ़ोटो देख सकता हूँ? बोले हाँ देख लीजिए। तो मैंने फ़ोटो देखी है कि करके ऐसे सारी, जब सारी फ़ोटो मैंने देखी तो मैंने देखा कि, मैंने कहा सर ये तो फ़ोटो तो मॉब्ड है। बोले हाँ मॉब्ड है, पर मैं कैसे सबूत साबित करूँगा कि मॉब्ड है, बिकॉज वो तो इतनी नेचुरल लग रही है। और अब तो ये तो मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, आजकल तो किसी के संग भी होता है तो यही बना देता है। तो मैंने कहा सर पकड़ लेंगे इसको। जब मैंने सारी फ़ोटो देखी तो उसमें फेस वाइफ का था और बॉडी किसी और की थी। मैंने कहा फेस कहाँ से लिया गया? बोले फेसबुक या इंस्टाग्राम से लिया होगा। मैंने कहा दिखाइए कहाँ, कौन सी, क्योंकि हर फोटो में फेस अलग जगह से लिया गया था। तो इंस्टाग्राम जब एक्सप्लोर किया तो उनकी वो फोटोज़ निकल आई जहाँ से वो फेस काट के डाला गया था। मैंने उस पिक्चर्स के आईडीज़ लिख लिए और अगले दिन मैंने आईपी एड्रेस निकाल के दिया। मैंने कहा साहब ये बंदा है जो कर रहा है। फिर हमने वो अरेस्ट भी किया रोहिणी में। वो उनके वाइफ का कोई एक्स कलीग था। अच्छा। अब ये सॉल्व कैसे हुआ? मतलब इतना बड़ा मैटर। हाँ। और बंदा बहुतों के संग ऐसा कर रहा था। हाँ। तो हम लोगों ने फिर ये भी एफर्ट लगाते हैं कि इस वाले मैटर को आप मत एक्सपोज कीजिए, बट यू कैन फ्रेम हिम फॉर अदर सच सिमिलर काइंड ऑफ अटेम्प्ट्स। उससे ये सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। हम जब भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं, हम बिना अपनी लोकेशन दिए इंटरनेट एक्सेस कर ही नहीं सकते। द मोमेंट यू कनेक्ट टू सम वेबसाइट, द वेरी फर्स्ट थिंग गोज आउट इज योर आईपी एड्रेस। बिना अपना आईपी एड्रेस दिए नहीं कर सकते। आप जब किसी का फेसबुक देख रहे होते हो तो अपने बारे में बता रहे होते हो कि मैं इसको देख रहा हूँ। वो नेक्स्ट टाइम फेसबुक आपको बताता है कि ये आपके प्रोस्पेक्टिव फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ जी मैं बिल्कुल। सब आपको हिंट दे रहा हूँ हाँ। कि आपका डेटा आप देखोगे ना तब भी जा रहा है। हाँ। ऐसा नहीं कि आप चुपचाप किसी की पिक्चर डाउनलोड कर लोगे और ये बात यहीं दब जाएगी। और जो लोग हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, कुछ भी डिलीट कर लो आप, हिस्ट्री डिलीट करो, फ़ोन तोड़ दो, फ़ोन फॉर्मेट कर दो, पानी में डाल दो, डेटा कहीं नहीं जाता। जो मैं अभी बात भी कर रहा था
हम जो साइबर क्राइम मान के चलते हैं ना कि फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, साइबर क्राइम ये है ही नहीं। साइबर क्राइम एक्चुअली आपको कंट्रोल करना है। जो हो रहा है हम सबके संग हो रहा है, हम सब विक्टिम्स हैं, पर हमें पता नहीं है। जो मैं धीरे धीरे हिंट दूंगा आपको खोलते चले जाएंगे, क्योंकि जब आपके दिल में एक इच्छा आती है ना, वो इच्छा आई कैसे? क्योंकि आपको कोई डेटा दिया गया, तो कोई है जो आपकी इच्छाएं कंट्रोल कर रहा है। So you are already victim of cyber crime because there are set of people those have planned it in such a way कि मैं ये डेटा इसको दिखाऊंगा, इसके अंदर इच्छा होगी, फिर मैं इसको ऐसे एक्सप्लॉइट करूंगा, फिर ऐसे ट्रैप होगा, मैं फिर पैसा कमाऊंगा। That is also cyber crime. गंभीर सवालों की तरफ बढ़ूं, लेकिन इतनी बातचीत में एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है। आपके दोस्त आपसे बहुत डरते होंगे कि दो तरह के दोस्त हैं सर। जैसे मेरे बहुत सारे फॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस दोस्त हैं, तो जब मैं किसी दोस्त के संग जा रहा हूँ तो वो नॉर्मली अपना फ़ोन ऐसे देते हैं, अरे इसको फ़ोन दे दो, स्कैन करा लो। तो देखिए प्रिविलेज है कि एक पॉलिटिशियन आपको फ़ोन दे रहा है अनलॉक करके, इसका मतलब मुझको भरोसा करता है कि यार अब ये किससे क्या चैट कर रहा हूँ मैं, क्या कहीं जाएगा नहीं। कोई बात नहीं यार। लेकिन जो खुरापाती कर रहा होगा वो डर भी जाता है, कहते हैं यार उससे फ़ोन दूर रख लो। दोनों तरह के दोस्त हैं, लेकिन उसका दोनों चीज़ का अपना मजा है। कॉलेज डेज में तो आपने ये बहुत एक्सप्लोर किया होगा आपने। बहुत किया। हुआ क्या सर, तो मेरी वाइफ मेरी कॉलेज की आईआईटी से ही है। तो हम लोग लैब में ऐसे, जैसे अभी टाइपिंग की आवाज़ें आ रही है आपको, हर आदमी टाइप कर रहा है, तो ऐसे उस समय लैब के अंदर टक 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 आवाज़ें आती रहती थी, क्योंकि याहू मैसेंजर बहुत पॉपुलर था और सारी लड़कियां याहू मैसेंजर पर चैट करती थी और वो 8-8 घंटे चैट करती थी। तो हम लोग ऐसे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा साहब ये इतना क्या चैट कर सकता है कोई। तो मैं कल बता दूंगा। तो अगले दिन मैंने याहू का होम पेज बनाया, लुक लाइक क्लोन करके पेज बना लिया और उसको एज एन होम पेज मैंने सेट कर दिया ब्राउजर सेटिंग में जाके। तो आप जब एक्सप्लोरर लॉन्च करोगे ना तो लोकल ड्राइव से पेज खुल जाएगा, वो गूगल याहू से जाएगा ही नहीं। जैसे अभी आप डिफॉल्ट गूगल नहीं खुल जाता, तो डिफॉल्ट लोकल ड्राइव से खुलेगा। अच्छा। अब उस समय लोगों को ध्यान नहीं होता था कि ये सी ड्राइव से पेज लोड हो रहा है या सर्वर से आ रहा है। उस पर लॉगिन पासवर्ड डाल देते थे। लॉगिन पासवर्ड डालोगे तो उसकी कॉपी सेव हो जाएगी मेरे उसमें और वो रिक्वेस्ट आगे भेज देगा, तो लॉगिन भी आप हो जाओगे। तो आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि कुछ गलत हुआ है। अगले दिन 16 पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड निकाल के मैंने प्रिंट आउट लेके लगा दिया और नीचे लिख दिया सौजन्य से अमित दुबे। वो हल्ला हो गया पूरे कॉलेज में कि यार ये क्या। उस वजह से उससे मुझे लगा कि आई वाज मतलब डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो जो डिसिप्लिनरी कमेटी के उस समय चीफ थे, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा क्यों किया। मैंने सर मतलब टेस्ट कर रहा था कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो बोले फिर प्रिंट आउट लगा ले, क्यों लगा दिया। मैंने सर मैं एक एक करके बता नहीं सकता था, जाता बताने तो मारते मुझे, तो मैंने चुपचाप लगा दिया प्रिंट आउट। तो उन्होंने मुझे 6 महीने के लिए लैब से बाहर कर दिया। नहीं तुम तो ये सोशल आदमी नहीं हो। आपने अपनी पत्नी का भी अकाउंट हैक कर लिया। हाँ, तो उस दौरान हमारी प्रॉक्सिमिटी हुई, क्योंकि उसको लगा कि मैंने उसके सारे मैसेज पढ़ लिए, जबकि मैंने किसी के नहीं पढ़े थे। बट होता क्या है, लाइफ में आप जो भी कर रहे होते ना, वो कहीं ना कहीं डॉट कनेक्ट होता है बहुत आगे जाके। तो मेरे ख्याल से जब 2008-9 में जब वो NIA बना, 2008 की घटना के बाद, जी बिल्कुल, यदि मैं ये नहीं करता तो शायद मैं कभी NIA वाली अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती नहीं। क्योंकि आप का दिमाग में नाम रह गया लोगों के, यार ये खुरापाती तो था। तो लोग तो अभी भी डरते होंगे, घर वाले भी लोग बोले कि क्या पता क्या पढ़ लेगा। मैं मेरी बेटी से ज्यादा डरते हैं। अच्छा। उनकी भी ट्रेनिंग आप इसी दिशा में, वो सुनती रहती ना 24 घंटे क्या क्या ट्राई कर रहे हैं पापा। अच्छा ये कर लो, अब ये कर लो, वो कर लो, तो उसको ज्यादा आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक डेटा है मेरे पास, लोकसभा में जो जानकारी दी गई कि जो फाइनेंशियल ईयर था 2023 का, तो जो साइबर फ्रॉड्स थे उसमें जो पैसों की धोखाधड़ी की बात है जहां तक, वो 70 करोड़ के आसपास थी। और जब फाइनेंशियल ईयर 24 पूरा हुआ तो ये तकरीबन 177 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया। सुनने में आंकड़ा कम लग सकता है कि ओके 100-150 करोड़ रुपए, लेकिन ये किसी बहुत बड़े व्यक्ति के बहुत ज्यादा पैसे नहीं जाते हैं, आम नागरिक इसमें पिसता है। ये क्यों इतना बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है और क्यों हम इसको, भारत जो है काउंटर नहीं कर पा रहा है उतने इफेक्टिवनेस के साथ जितने इफेक्टिवनेस के साथ भारत ने डिजिटल इंडिया कैंपेन को रोल आउट किया हुआ है? पहले तो मैं कहूँगा ये डेटा पूर्णतया परफेक्ट नहीं है। ओके। उसका कारण है, अभी आप सिर्फ गूगल पे न्यूज़ देख लेना, डिजिटल अरेस्ट के केसेस में लोग कितने गंवाए, तो कम से कम 500-600 करोड़ की तो न्यूज़ मिल जाएंगी आपको।
ठीक है। ठीक है। उसका कारण है क्यों? क्योंकि हर एक कंप्लेंट की एफआईआर नहीं होती, और जो एफआईआर नहीं होगी ना उसका डेटा एनसीआरबी में फिर वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। दूसरा क्या कि अभी जो हमारा गृह मंत्रालय का पोर्टल है I4C, और इसमें कोई संकोच नहीं है कहने में, उसको करीब 35 से 40 हज़ार पर डे रिक्वेस्ट आती हैं साइबर क्राइम की कि हुआ किसी के साथ। अब उसमें से हर एक एफआईआर में तो कन्वर्ट होगा नहीं। हर तरह के क्राइम में 70-80% फाइनेंशियल फ्रॉड ही होते हैं, बाकी सोशल मीडिया क्राइम होते हैं। पर ये स्केल दिखा रहा है, मतलब मेरा अनुमान है कि शायद ये गेम 1 लाख करोड़ तक का भी हो सकता है इंडिया में, मेरा अनुमान है। अभी शायद एक रिपोर्ट थी, आप कीजिएगा गूगल, 22,000 करोड़ का तो कुछ एस्टिमेट निकाल के किसी ने दिया था, किसी एजेंसी ने। तो ये वाकई बहुत बड़ा हो गया है। अब ये 100-150 करोड़ तो एक छोटे छोटे स्टेट में रिपोर्टिंग होगी इनकी। तो अब ऐसे स्टेट जहाँ शायद उतना क्राइम ना होता हो, वहाँ पे भी साइबर क्राइम, हिमाचल या गोवा की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी 200-500 करोड़ का मिल जाएगा। ओवरऑल जो पिक्चर है विच इज़ रियली ह्यूज। मेरे पास जैसे केसेस आते हैं कि साहब गुजरात का कोई हीरा व्यापारी, सर 17 करोड़ चले गए, सर 7.5 करोड़ चले गए। तो 7.5 करोड़ कैसे जा सकते किसी की? एंड देन यू सी दैट स्टोरी कंप्लीट, कैसे वो ट्रैप हुआ, कैसे किया। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट 2, 5, 7 करोड़ के तो कॉमन केसेस अभी आपने देखा 20 लाख 25 लाख ऐसे दे रहे हैं, क्योंकि जब एक बार कंप्रोमाइज होता है तो पूरा पैसा जाता है आदमी अकाउंट में, जो था सब निकल गया, पीएफ भी निकल गया, ये भी निकल गया। तो पहले तो ये इम्पैक्ट मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा है, ये छोटा बटा नहीं है, और ये अब जग जाए। आप यहीं पूछ लीजिए अपने आसपास 50 लोगों में, तो 10 लोग बोल देंगे कि हाँ साहब हमारे चाचा के भी गए, हमारे इनका भी गया, वाइफ का गया, कुछ ना कुछ किसी के संग हुआ है। हर किसी को कॉल आ चुकी है। ऐसा कौन है जिसको कि आपका कुरियर फंसा हुआ है, कॉल आ गया? तो 150 करोड़ लोग रहते हैं इस दुनिया, इस हिंदुस्तान में। यदि हर किसी को कॉल आ गई तो आप देख रहे हो कि स्केल कितना बड़ा है। जी बिल्कुल। ये क्रिमिनल्स वो कॉल कर सकते हैं उतनी, हर आदमी तक पहुंचा, और एक बार नहीं 10 बार आई होंगी कि आप करो तो गलती कोई कि आपका कोई कुरियर फंसा हुआ है, 9 दबाइए, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए, या आपका केवाईसी होने वाला है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। ये कॉल सबको आ गई है। तो ये कॉल आ तो ऑफिशियल नेटवर्क के थ्रू ही नहीं ना। तो पहले तो हम स्केल की जो मैं बात कर रहा था कि इट इज़ रियली बिग, एंड दैट्स व्हाई जो अवेयरनेस भी है वो भी उसी लेवल पर पहुंचाने की। और हम बात अगर करें जो साइबर फ्रॉड्स या डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो पैसे के अलावा भी हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देश जो हैं, कई देशों का मोडस ऑपरेंडी है ये, बिल्कुल, कि साइबर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है उसको मजबूत करने के लिए बहुत सारे फाइल्स चोरी होते हैं, जो पैसों के लिहाज से भी बहुत ज्यादा कीमती हैं, और ये टू बी रिपोर्टेड और नॉट टू बी रिपोर्टेड की संख्या ज्यादा है। जैसे साइबर फ्रॉड में पैसों की भी धोखाधड़ी की नॉट टू बी रिपोर्टेड ज्यादा है। तो इसको लेकर क्या काउंटर मेजर है और ये किस तरह से होता है? ये देखिए, अभी गूगल की जगह तो अभी पता पड़ेगा कि $1 ट्रिलियन का लॉसेस 25 तक एक्सपेक्टेड है। तो ये सोच रहे हो कितना बड़ा ग्लोबल लॉसेस की बात कर रहा हूँ। जो हमारे ये वाले क्राइम है कि 25,000 चले गए, 50,000 चले गए, पेटी क्राइम लगते हैं, पर जो नेशनल लेवल पर अटैक होते हैं या जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होते हैं, उसके लॉसेस तो अनकाउंटेड होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। होता क्या है, एपीटी ग्रुप्स होते हैं, एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स, हर एक कंट्री के। ये लोग वो हैकर हैं जो ऑफिशियली उस कंट्री के द्वारा पोषित होते हैं। उनको पैसा देना, उनका सब देखभाल करना वो कंट्री कर रहे होती है, हर एक कंट्री में। चाइना की सबसे ज़्यादा है, तो आप गूगल करेंगे तो आईपीटी, क्योंकि अब आप सबसे आप नंबर दे देते हो उनको, APT 41, APT 42, APT 43, ये अलग अलग ग्रुप है, ये इनकी अलग अलग मोडस ऑपरेंडी है। और फिर ये कैसे देश को अटैक करते हैं, क्या डेटा निकालते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज अलग होती है। बट सो हर एक ग्रुप को हमने एक नंबर दे दिया है। टर्की के अलग हैं, ईरान के अलग हैं, पाकिस्तान के अलग हैं, US के भी हैं, हर कंट्री में। अब रशियन हैकर्स या चाइनीज़ हैकर ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं, या इजरायली हैकर या टर्किश हैकर या नॉर्थ कोरियन हैकर, जो आपने देखा होगा वो नॉर्थ कोरियन का भी एक बड़ा ग्रुप आया था, मैं नाम मिस कर रहा हूँ। पर चूंकि आपने नॉर्थ कोरिया का नाम दूं तो बताऊं कि आपको पता होगा कि सोनी टीवी हैक हुआ था, आई थिंक 16-17 की बात है, मैं ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सोनी के ऊपर अटैक हुआ और उसके बाद उनको $250 बिलियन का नुकसान हुआ। कारण क्या था कि सोनी टीवी ने एक फिल्म स्पॉन्सर की थी, उस फिल्म का नाम था द इंटरव्यू। उसके अंदर 2 पत्रकार किम जोंग उनका इंटरव्यू लेते हैं, yes. और उनका असैसिनेशन प्लान करते हैं। हाँ। उसको लेकर जो नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर है उसको ऑफेंड हो गए। उन्होंने कहा कि साहब ये तो फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए,
तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन सोनी रिलीज़ कर रहा था, तो फिर हैकर हायर करके उन्होंने कहा सोनी को बर्बाद कर दो। तो वो अटैक हुआ और सोनी का सारा डेटा पब्लिक हो गया, जो भी उनका कंटेंट था सब कुछ, और वो फिल्म रिलीज़ नहीं कर पाए। और उसके बाद वो फिल्म बाद में रिलीज़ हुई जी। लेकिन ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आप ऐसे सैकड़ों आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे यूक्रेन के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी अटैक हुआ एग्जैक्टली, हाँ। क्रिसमस के दिन, हाँ। क्रिसमस पर, चूंकि ये वो देश है जो इलेक्ट्रिसिटी पर ही जिंदा है, बिजली चली गई तो पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे, क्योंकि उनका पूरा हीटिंग सिस्टम हाँ, हिसाब से चलता है, हाँ। और वहाँ बिजली जाती नहीं, जैसे यूरोप भी फिनलैंड पूरा, हुए हाँ। या जो भी ठंडे देश। हाँ। तो अचानक यदि वो भी दिसंबर, 25 दिसंबर, 24 दिसंबर, 23 हाँ, दिसंबर को बिजली पीक चली जाए, सर्दियों। जब आपका कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, तो लोग घबरा गए और वो 3 दिन तक नहीं आई बिजली। वो पता पड़ा कि वो रशियन अटैक था और वो जी। उसमें कई लोग मर भी गए क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाए। हम्म, इस तरह के जो अभी पावर ग्रिड अटैक हुआ था इंडिया में, मुंबई के अंदर जो बिजली चली गई थी, वो चाइना नहीं किया था, तो एट्रीब्यूट हो गया। हाँ। तो इस तरह के जितने बड़े अटैक हैं, अब आप देखिए सिर्फ आपके सिम्टम्स से जो हमें पता पड़ जाता है। इंडिया के ऊपर हर साल 15 लाख से ज़्यादा अटैक होते हैं, हमें जानकारी सिर्फ मिलती है कुछ जो शायद सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर जो हम रोक देते हैं या जो उससे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे, उनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो वो तो यदि हम डिस्कस करने चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी जो इतनी स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड होती हैं कि मल्टीपल देश इन्वॉल्व होते हैं कई बार। मतलब एक देश नहीं कर रहा होता अटैक, वो देश, उसके पीछे भी जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रूट कॉज निकालने के लिए पता पड़ता है कि ये चीज़ के सपोर्ट के बिना हो नहीं सकती, ये यहाँ से आया होगा। एग्जैक्ट। तो मतलब एक ग्रुप बना हुआ है एंड दे आर प्लानिंग इट। सर, तो अगर मैं अपने दर्शकों के लिए पूछूं आपसे, डिजिटल दुनिया में जब आप लॉगिन करते हैं, किन बातों का ध्यान रखकर आप किसी भी तरह के चोरी से बच सकते हैं, किसी भी तरह के स्कैम होने से बच सकते हैं? कोई तरीका है इसका, या ये एक तरीके से गिव अप बैटल है? देखिए, हमें दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आपको दोनों सिचुएशन के लिए तैयार करूंगा। पहली चीज़, हम जब लॉगिन कर रहे हैं और ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो एक पासवर्ड दे रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने तो पासवर्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है, तो किसी को क्या पता पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि क्रिमिनल हैक कैसे करता है। क्रिमिनल आपका पासवर्ड सोच के थोड़ी ना हैक करता है। हाँ। कि क्या होगा इसका, अच्छा ये ट्राई करता है, ऐसे थोड़ी ना हैक होता है। आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर लो, जहां होगा मैं तो वहां से निकालूंगा ना। जब मैं वहां से निकालूंगा तो कहीं तो स्टोर्ड है। हाँ। तो खेल तो वहीं खत्म हो गया। आपकी कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड लिखने से क्या फर्क पड़ जाएगा? बस अंतर ये होगा कि हाँ, आसपास वाले जो बच्चे शायद वो हैक ना कर पाएंगे क्योंकि वो ऐसे ट्राई करेंगे। बट एक्चुअली हैकिंग इज डिफरेंट। हैकिंग इज नॉट गेसिंग योर पासवर्ड, दैट इज नॉट हैकिंग। तो हम किस चीज से सिक्योर होना चाह रहे हैं? जो लोग वो जो सोफिस्टिकेटेड अटैक वेक्टर तैयार कर रहे हैं कि उन्होंने फिशिंग ईमेल भेजी, आपको आई यूट्यूब पर कि आपका यूट्यूब वेरिफिकेशन कराना है क्योंकि कुछ कंटेंट था उसमें वायलेशन आया था, नहीं तो आपका ब्लॉक हो जाएगा यूट्यूब, आपके 1 मिलियन फॉलोअर हैं। गए आप घबरा के क्लिक करके तुरंत अपना डेटा भर दिए, उसमें पासवर्ड भी भरे, आप भरे ना पासवर्ड। फिर तो ऐसे मैं लूँगा ना, मैं ऐसे थोड़ा लूँगा कि मैं आपका गैस करूँगा। ऐसे 500 अटैक वेक्टर बता दूंगा जिस तरीके से मैं आपका पासवर्ड निकाल सकता हूँ। जैसे कुछ बता दीजिए ताकि जैसे हाँ बिल्कुल बताएंगे, कुछ तो बताने ही पड़ेंगे। लोग कहेंगे आप ऐसे डरा रहे हो। पहली चीज़ तो इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग रहते हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। एक्चुअली हम सब हैक हो चुके हैं और कई बार हैक हुए, तो हमारा डेटा ऑलरेडी बाहर है। यदि आपने चेक करना है कि हम कितनी बार हैक हुए तो एक लिंक है haveibeenpound.com, गूगल कीजिए, खोल लीजिए, haveibeen HAVEIBEEN PWNED.com, उस पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। वो आपको बताएगा कि आपका डेटा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। जैसे आपका पासवर्ड होगा, बैंक अकाउंट डिटेल होंगे, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेसेस हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो अलग अलग जगह से लीक हुए थे, वो पहुंचा हुआ है वहाँ पर। वो 25-30 ऐसे लिंक आपको मिल जाएंगे। ये सिर्फ एक वेबसाइट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी हजारों वेबसाइट जहाँ मैं आपका ओसिंट करता हूँ। ओसिंट का मतलब है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, कि मैं बिना कुछ हैक किए भी बहुत कुछ पता कर सकता हूँ आपके बारे में। मैं कुछ हैक नहीं कर रहा हूँ, पर आपका ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, डार्क वेब पे भी पड़ा है, सरफेस वेब पे भी पड़ा है। कुछ चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस कर रखी, आपने व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया। मैं कराता हूँ सबका, जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले करा देता हूँ कि सेटिंग्स में जाओ, अकाउंट्स ऑप्शन मिलेगा, वहाँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्लिक कीजिए, 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा, भर दीजिए, और वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ 6 डिजिट का कोड फटाक से लोग डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। फिर कहते हैं सर हाँ यार मेरा पैसे डेट ऑफ बर्थ कैसे पता पड़ेगा क्रिमिनल को? मैंने कहा आपका फेसबुक क्या है? बोले ये है। उसमें लिखा फेसबुक और
बर्थडे, तो लास्ट बर्थडे की फोटो आ जाती है हाँ, कि सेलिब्रेटिंग बर्थडे विद माय फ्रेंड्स। मैंने कहा ये है तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ। मुझे कुछ बहुत एफर्ट नहीं लगाना उसके, हम्म, तो वो आपका पासपोर्ट क्रिएट करना तो इतना आसान है। हम्म, आपने क्या चीज रखी, हम्म, उस तक पहुंचने के लिए मेरे पास बहुत सारे सोर्सेस। तो haveibeenpawned.com पे गए, वहां पे आपके मुझे मान लो पुराने पासवर्ड दिख गए जो आपने पैटर्न रखा हुआ, कि आपने वाइफ का नाम डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का नाम डेट ऑफ बर्थ, पेट का नाम डेट ऑफ बर्थ, या कोई पर्टिकुलर नंबर आप यूज़ करते हो, कोई भी तो एक पैटर्न हो गई। वो पैटर्न मुझे मिलना शुरू हो गया। वो पैटर्न मैंने एआई को दिया। मैंने कहा इनके अगले 100 पासवर्ड बताओ क्या हो सकते हैं, और सोशल मीडिया हैंडल भी दे दिया आपके, तो आपके सारे घर वालों के, माता पिता का नाम, दोस्तों के सब आ गए, जो जो आपके क्लोज नेट में। वो बता देगा साहब ये 25 प्रोबेबल हैं, जिसमें से इनकी पॉसिबिलिटी 80% है। वो भी बताएगा कि 80% पॉसिबिलिटी है कि पासवर्ड होगा इनका। अब मुझे सिर्फ वही ट्राई करना। तो ये सोचना कि मैं ऐसे हैक करूंगा, ये तो मैं 1-2 तरीके बता रहा हूँ। फिर होता है कि ओटीपी, कि चलिए पासवर्ड के अलावा ओटीपी होना चाहिए। सो दिस इज मस्ट। आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखना ही है, मल्टी फैक्टर रखना है। इनफैक्ट यदि आप मान के चल रहे हो कि मैं सिर्फ पासवर्ड कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए सेफ हूं, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आप ऑलरेडी हैक्ड हो चुके हो। बस यही है कि आपके फॉलोअर कम है, इसलिए क्रिमिनल को आप में इंटरेस्ट नहीं है। जिस दिन बढ़ गए उस दिन वो चुपचाप निकाल के कंट्रोल करके आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास एक केस आया, एक बहुत लेडी थी, इसके कुछ ऐसी 1.5 मिलियन फॉलोअर थे। बोले साहब मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया और मैं बर्बाद हो जाऊंगी, और सर आप प्लीज़ 3-4 साल 5 साल की मेहनत थी, ऐसे करके। तो मैं ढूंढ रहा हूँ उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मिल ही नहीं रहा है। तो कह रहे सर पता नहीं, यही था। उसके हैंडल से जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो मुझे एक प्रोफाइल मिल रहा है जिसमें अजीब सी पोस्ट है कुछ जो उसने नहीं डाली, और वो उसका हैंडल दिखा रहा है। तो वो क्या करती थी, जब रिकवरी के लिए बेल भेजती थी, तो वो जो दूसरा वाला है जो उसका है ही नहीं, जिसमें 200 फॉलोअर है, वो उसको कंट्रोल के लिए ईमेल आती थी कि साहब ये आपका है तो आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, जबकि उसका है ही नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ये क्यों नहीं, खो कैसे गया आपका? और बोले मेरे तो 1.5 मिलियन थे। मैंने कोई कभी तुमने हैशटैग वगैरह यूज़ किया हो? हाँ हाँ ये नॉर्मली ये करते थे। तो मैंने उससे सर्च करना शुरू किया, तो उसकी कुछ पिक्चर्स मिलनी शुरू हो गई। अब जब मैंने पूछा वो पिक्चर है कहाँ, पिक्चर्स नहीं मिली, कुछ पोस्ट मिल गई। तो क्रिमिनल क्या करता है, आपका इंस्टाग्राम हैक करके उसका तुरंत हैंडल बदल देता है। अब वो हैंडल मिलेगा नहीं आपको, कि उसने क्या रखा वो तो आपको पता आपको पता ही नहीं है। अब आप सिर्फ कंटेंट से सर्च कर सकते हो। यदि आपने कोई हैशटैग वगैरह डाला हो, वो आप ही के जो आपका हैंडल था उससे फटाक से नया इंस्टाग्राम बनाता है, ताकि अब आपकी रिकवरी अब बंद करवा दूं मैं, क्योंकि अब कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना सपोर्ट स्टाफ के लिए। सेम। ये एक ट्रिक करता। तो जब मुझे फिर वो मिल गया जो नया हैंडल बनाया था, उससे फिर मैंने रिक्वेस्ट भेजी, देन वी गॉट रिकवर्ड। पर मैं कह रहा हूँ कि यदि 2 फैक्टर नहीं है तो मान के चलो ये भी नहीं हो पाएगा। तो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जीमेल हो, बैंक अकाउंट तो होते ही हैं, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना ही चाहिए। और व्हाट्सएप के लिए तो मैंने बता दिया। फेसबुक पे 2 सेटिंग और कर लें, क्योंकि फेसबुक पे एक और कंप्लेंट आती है कि साहब मेरा फेसबुक क्लोन हो गया, किसी ने मेरी प्रोफाइल पिक्चर ले क्लोन कर दिया, उससे नया फेसबुक अकाउंट बनाया और दोस्तों को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि शायद आपने नया बना लिया। 2 सेटिंग करनी है, आपका फेसबुक कोई क्लोन नहीं करेगा। पहली, जरा सोचिए, हमेशा रीजन के संग इसलिए दे रहा हूं कि कोई आपका फेसबुक क्लोन करता क्यों है? क्योंकि वो आपके दोस्तों तक पहुंचना चाहता है। वो आपकी क्रेडिबिलिटी यूज करके आपके दोस्तों को लूटेगा, या उनसे पैसे मांगेगा, या उनको कुछ लिंक भेजेगा। उसको कैसे पता कि आपके कौन दोस्त हैं? क्योंकि आपने अपने फेसबुक पे फ्रेंड लिस्ट पब्लिक कर रखी है कि सारी दुनिया देख ले। आप सिर्फ अपनी फ्रेंड लिस्ट प्राइवेट कर लीजिए कि हु कैन सी माई फ्रेंड्स ओनली मी। अपने दोस्तों को भी दिखाने की जरूरत नहीं। कोई मोटिवेशन नहीं है क्रिमिनल को कि अब वो कैसे, आप क्यों क्लोन कर, किसको रिक्वेस्ट भेजेगा। दूसरा, अपनी जो पोस्ट है उसकी विजिबिलिटी सिर्फ दोस्तों तक कीजिए, ओनली माई फ्रेंड्स हु कैन सी माई पोस्ट। क्योंकि जैसे आप पब्लिक पोस्ट करते हैं, कुछ पोस्ट पब्लिक कर सकते हैं जिसमें आपको ऐसा लगे कि, पर जैसे ही आप पब्लिक पोस्ट करेंगे एक रिस्क है कि जो भी उसको लाइक कमेंट शेयर करेगा वो आपके दोस्त हैं। तो पब्लिक को एक्सपोज कर दिया ना आपने, ये मेरे दोस्त, तो वो उन तक पहुंचेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी यूज करेगा और उनको लूटना शुरू करेगा। तो ये 2 सेटिंग कर लें, पोस्ट की विजिबिलिटी ओनली फ्रेंड्स और फ्रेंड्स की विजिबिलिटी ओनली मी, कोई क्लोन नहीं करेगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए कोई ऐसा भी तरीका है हैकिंग का जिसके जरिए हम किसी को कोई ओटीपी ना दें, किसी लिंक को क्लिक ना करें, उसके बावजूद भी मेरा फोन, मेरा वेबसाइट या मेरा कोई अकाउंट या मेरे अकाउंट से पैसे उड़ाए जा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, जैसे आप ओटीपी पे आ जाते हैं, ओटीपी चुराने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें आप बिना आपसे पूछे
ओटीपी निकाला जा सकता है। कैसे? और आप यदि गौर से देखेंगे किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड का केस, उसमें दो चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। एक तो क्रिमिनल ने कभी आपका पासवर्ड नहीं मांगा होगा। क्रिमिनल कभी ऐसे नहीं कहेगा जरा अपना बैंक का पासवर्ड दीजिए, आप कहोगे हाँ लिखिए ना ये है, क्योंकि यदि ऐसा करेगा तो 5 मिनट लगेगा समझने में, क्योंकि कैपिटल है, स्मॉल है, नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक है, क्या है वो। वाईफाई का पासवर्ड मांगने में 4 बार गलती कर देते हैं, वो इतना थोड़ा ना रिस्क लेगा। वो सिर्फ आपसे ओटीपी लेना चाहता है, क्योंकि तो नंबर है, पासवर्ड उसके पास पहले से है। तो जब वो आपसे ओटीपी ले रहा है, वो उसका पहला अटेम्प्ट नहीं है। अच्छा, वो यूपीएससी का 3rd अटेम्प्ट है। अच्छा, पहले अटेम्प्ट में वो आपका पासवर्ड ले चुका है। हाँ, अब समझना ये है कि यदि हम पहले अटेम्प्ट में उसको रोक लेते या सेकंड अटेम्प्ट में रोकते तो शायद ये 3rd अटेम्प्ट तक जाते ही ना, क्योंकि उसके पास आपका बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड वगैरह है, वो लॉगिन करके बैठा है। अब उसको ओटीपी चाहिए और उसके लिए पूरी कहानी गढ़ेगा, और वो मैं बताऊंगा कैसे लेगा ओटीपी। ओटीपी भी सीधे नहीं मांगता वो, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी बात है क्या हम पहले 2 तरीके में कुछ कर सकते हैं। तो एक कारण होता है कि एक लिंक आप देखिएगा privacy.net/analyzer, तो उसमें एक पेज आएगा, उसमें स्टार्ट टेस्ट बटन क्लिक करेंगे तो वो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चुरा के सामने दिखा देगा। क्या होगी वो इन्फॉर्मेशन? वो इन्फॉर्मेशन होगी आपकी लोकेशन, आपका डिवाइस कौन सा, आईफोन है, एंड्रॉयड है, मैक सिस्टम है, विंडोज़ है, आपका ब्राउजर कौन सा है, वर्जन कौन सा ब्राउजर का, रेजोल्यूशन स्क्रीन का क्या है, बैटरी का स्टेटस क्या है, सिम कार्ड कौन सा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखने लगेगी। आप कहोगे यार ये कैसे इसने उठा लिया? ये इन्फॉर्मेशन कोई भी वेबसाइट पढ़ सकती है आपकी। Any link that you are clicking on any day, they can read this much. You can test it through privacy.net/analyzer. और यदि सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता पड़ गई तो भी मैं आपको हैक कर सकता हूँ, मैं इसको भी आपके अगेंस्ट यूज कर सकता हूँ। अच्छा, अब उसी वेबसाइट पे आगे जाना तो आगे दिखाई देगा ऑटोफिल टेस्ट, फिर ब्राउजर कैपेबिलिटी टेस्ट, फिर फिंगरप्रिंट एनालिसिस। ऑटोफिल क्या होता है? जब आप कोई फॉर्म भरते हैं अपने मोबाइल से, सेव कर देते हैं उसको या लैपटॉप से, तो बहुत सारे डिटेल देते हैं अपने, नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड वगैरह, पासवर्ड भी, ये सारे डिटेल आपके ब्राउजर में सेव हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई दूसरी वेबसाइट पे कोई दूसरा फॉर्म भर रहे हैं, उस समय आप ए लिखते हैं तो नीचे अमित दुबे लिख के आ जाता है कि ये तो नहीं लिखना है आपको। हाँ जी, टी लिखें, नंबर, एड्रेस आ जाएगा, हाँ, मोबाइल नंबर 9 लिखो इतना आ जाएगा, ये 2 नंबर है तो नहीं भरने आप। ये इस नई वेबसाइट के लिए पॉपअप आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है? आपके ब्राउजर में सेव्ड है, और ये क्लियर टेक्स्ट में सेव है, इनक्रिप्टेड नहीं है। इनक्रिप्टेड नहीं है, क्लियर टेक्स्ट। हाँ, अब ये जो ब्राउजर में सेव्ड है इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड्स योर पासवर्ड एज वेल, एक क्लिक पर चुरा सकता है कोई, यदि आपका ब्राउजर वल्नरेबल है, यदि आपका ब्राउजर अपडेटेड नहीं है। अपडेटेड नहीं है तो ये डिटेल, अब आपको दिन में 50 लिंक आती हैं। ये फेसबुक पे आ गई, इज दिस यू इन दिस वीडियो, कौन सा वीडियो, टक से क्लिक किया, पता पड़ा आपके, ऑटोफिल चले गए, बैंक अकाउंट भी चला गया, पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड डिटेल गया, अब उसको ओटीपी तो चाहिए। इज दिस योर डॉटर इन दिस वीडियो, अरे कौन सा, इज दिस योर वाइफ इन दिस वीडियो, अरे मुझे जानना है। क्यूरियोसिटी इज मैनस। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बाद जो 6वां सबसे खतरनाक कमजोरी इंसान की है वो है उसकी उत्सुकता। हमें हर चीज जाननी है, और हमारी उत्सुकता की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि हम 1 घंटे रील देख लेते हैं, क्योंकि रील की शुरू के 3 सेकंड में उत्सुकता एक्सप्लॉइट की जाती है। क्या आप जानते हैं कि इस समय ये हो रहा है, और क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति पे यदि आप पहुंच जाएंगे तो आपका वजन इतना हो जाएगा? क्यों जानना है सब कुछ? उस चक्कर में आप 1 घंटा अपना कीमती वक्त बिता देते हैं। ये आर्ट है। तो वही क्रिमिनल यूज कर रहा है, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। अब आपका बच्चा आपके फोन पे गेम खेल रहा है, उस गेम में मल्टी चैट फैसिलिटी है, सबको पता है, पबजी में थी तो क्या से क्या हो गया। हर गेम में आजकल बच्चे चैट कर सकते हैं दूसरे गेमर्स। अब आप अपने बच्चे को सड़क पर किसी अनजान आदमी से बात नहीं करने दोगे, क्योंकि अनजान है, और फोन दे रखा है जिसमें वो लाखों लोगों से बात कर रहे हैं, सारे अनजान है, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, और उसमें से अधिकतर क्रिमिनल भी हो सकते हैं, और उसको जो बोल रहे हैं वो कर रहा है, इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, डरा भी रहे हैं, लालच भी दे रहे हैं, कुछ इंस्टॉल भी करा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने अपने बच्चे को गेम दिया, उसको उस चैट फैसिलिटी में एक मैसेज आता है, उसने वो क्लिक कर लिया, अब उसकी डिटेल चली गई। अब क्रिमिनल कहेगा अच्छा आप पटना में बैठे हो, मोबाइल सैमसंग का है तुम्हारा, वोडाफोन का सिम यूज करते हो, बैटरी तो 12% चार्ज है, चार्ज क्यों नहीं कर लेते पहले? क्या होगा? बच्चा क्यूरियस हो गया, उसको नहीं पता कि ये चीजें इतनी आसानी से पता हो सकती। अरे यार तुम्हें कैसे पता? अरे बहुत सिंपल है यार, मुझे भी सिखाओ। हाँ लो ना, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, तुम भी कर लोगे।
वो वायरस इंस्टॉल कर लेगा, कुछ भी इंस्टॉल कर लेगा, क्योंकि उसको तो जानना है। यही स्ट्रेटजीज होती हैं। क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, क्रिमिनल विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। रोकना यहाँ है, वहाँ नहीं। बैंक से अपने आप पैसे नहीं निकल जाते हैं, यूपीआई अपने आप हैक नहीं हो जाता है। कमर्शियल आईफोन खरीदा था, आया नहीं, अपने आप नहीं हो गया था ऑर्डर, आप ही कर रहे थे ना, आपने एक लिंक पर ट्रस्ट किया। तो पहले तो यहाँ रोकने की जरूरत है। तो ये वो मैं तरीके हूँ। सॉरी, मैं आपका एक आंसर था ना कुछ और, वो मैं पूछ रहा था कि बिना कोई ओटीपी शेयर किए भी कैसे या बिना कोई लिंक क्लिक किए ओटीपी जाते कैसे? देखिए, ओटीपी तो गया है, तभी तो काम हुआ है, क्योंकि एक सिक्योरिटी प्रोविजन दिया गया था। पर ओटीपी जाता कैसा, उसके जो अभी कंटेम्परेरी तरीके चल रहे हैं मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे एक तरीका है कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक, फिर है कॉल मर्जिंग टेक्निक, फिर है वॉइस मेलिंग टेक्निक, फिर है ई सिम टेक्निक। ये क्या होता है? मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एग्जाम्पल देके। पूरे नहीं बताऊंगा, कि जैसे हम और डीप जाएंगे तो खतरनाक होता जाएगा कि शायद क्रिमिनली उसको मिसयूज करना शुरू कर। नहीं ठीक है, पर 5-6 बताता हूँ जी। अभी दिवाली के पहले गुड़गांव में कई सारे डॉक्टर्स के व्हाट्सएप हैक हुए। हाँ, पहले मुझे एक मैसेज आया, फिर दूसरे का आया, फिर 30-40 का आ गया, क्या मेरा भी चला गया, मेरा भी चला गया। क्योंकि एक का हैक हुआ, उसका नंबर्स मिल गए ग्रुप से क्रिमिनल को, और फिर उसने सबके हैक करने शुरू कर दिए। हुआ क्या था कि उनको एक कॉल आया कि साहब हम फलानी फार्मा कंपनी से बोल रहे हैं, आपको एक गिफ्ट भेजना है। अब उनको तो गिफ्ट आते रहते हैं, कहा भेज दीजिए। अरे नहीं सर, ये कॉस्टली गिफ्ट है इस बार, उसमें सारा गोल्ड वोल्ड इन्वॉल्व है, और उसमें वो टैक्सेशन का भी मैटर रहता है, तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हाँ ठीक है, परमिशन दे दी। नहीं सर, ऐसे परमिशन लेंगे तो उसका मिसयूज हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक परमिशन सिस्टम है, आपको भी सर्वर से एक SMS आएगा, उसमें एक नंबर होगा, डायल कर देना, परमिशन रिकॉर्ड हो जाएगी। बोले ठीक है। एक नंबर आया सर्वर से, उसमें एक कोड था *62* मोबाइल नंबर हैश, *21* मोबाइल नंबर हैश, या *401* मोबाइल नंबर। उन्होंने क्लिक किया और उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। अब ये नंबर करता क्या है, जो आपने, आप कहोगे लालच में या इग्नोरेंस में कर दिया। ये नंबर आपके कॉल कंडीशनली क्रिमिनल को फॉरवर्ड कर देता है। उसमें जो *62* मोबाइल नंबर दिया गया, वो मोबाइल नंबर क्रिमिनल का है। अब आपके कॉल उसको जाने लगेंगे कंडीशनली। कंडीशनली का मतलब है कि व्हेन यू आर बिजी, उस समय कोई कॉल आता है तो उसको चला जाएगा। आप सो रहे हैं, उस समय कोई कॉल आएगा, उसको चला जाएगा। आप बेसमेंट में, आप ओटी में। अब क्रिमिनल आजकल सारे OTPs कॉल पे आते हैं। हाँ, जो पहले SMS पे आते थे, नाउ यू कैन गेट इट ऑन कॉल। व्हाट्सएप OTP कॉल पे आता है, बैंक का OTP कॉल पे आता है, फेसबुक का, गूगल का, सबका कॉल पे आता है। वो कॉल पे OTP मंगाएगा और कॉल उसको चला जाएगा। ये कॉल फॉरवर्डिंग तकनीक से होगा। कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक, इससे आपके कॉल उसको जाने लगेंगे और आपके OTPs उसको जाएंगे और वो पैसे निकालता जाएगा। अच्छा। दूसरा तरीका, कॉल मर्जिंग टेक्निक। अब मान लीजिए ऋषि जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, आपको एक कॉल आता है। आपसे कौन नहीं दोस्ती करना चाहेगा भाई। थैंक यू सो मच। तो ऋषि को एक कॉल आता है कि ऋषि भाई आपको एक इवेंट में बुलाना है, और अमित हैज गिवन मी योर नंबर। अमित दुबे से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे न्यूज़ तक के एंकर हैं, उनको बुला लीजिए। तो अब आपको लगेगा अमित का नाम ले रहा है तो क्रेडिबल बंदा होगा, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। हाँ ठीक है, बताइए। अरे सर, वो हमारा एक 5 स्टार होटल है, उसमें इवेंट है, और हम चाह रहे हैं एक फायर साइड चैट हो जाए, और आपकी और अमित जी की, और हमने उनको भी बुलाया है। तो वो भी शायद आपको कॉल कर रहे हैं, सर आप एक बार कॉल मर्ज कीजिए ना, हम आपस में बात करके क्लोज कर देते हैं। तो आपको एक और कॉल आ रहा होगा, आप उसको देखोगे, यार अमित का नंबर नहीं है, अरे उनका VIP नंबर है, आप मस्त तो कीजिए, अभी बात करते हैं, अभी क्लोज करते हैं ना सर। तो आपको थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाएगा और आप कॉल मर्ज कर देंगे। जैसे ही आप कॉल मर्ज करेंगे, या तो आपके अकाउंट से पैसे निकलेंगे, या आपका व्हाट्सएप हैक होगा, या फेसबुक या गूगल कुछ हैक हो जाएगा। ओके। अब आपने क्या किया, आपने OTP दिया, QR कोड स्कैन किया नहीं, लिंक क्लिक किया नहीं, ऐप इंस्टॉल की नहीं, तो पैसे क्यों निकले? व्हाट्सएप क्यों हैक हुआ? वो जो कॉल आया उसमें OTP था और वो मर्ज हो गया। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आजकल सारे OTPs कॉल पे भी आते हैं। पहला कॉल आप क्रिमिनल के संग कर रहे थे, उसने कहा सर दूसरा कॉल आ रहा है, अमित दुबे का मर्ज कर दीजिए। वो दूसरा कॉल था OTP का, आपने कॉल मर्ज किया, क्रिमिनल ने OTP सुन लिया, नाउ ही इज आल्सो इन दैट कॉल, और तुरंत रेडी बैठा था, उसने अप्लाई कर दिया। बाय द टाइम यू रियलाइज किया अमित क्या नंबर बोल रहा है, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत। 2 सेकंड लगते हैं, आप मर्ज करोगे, वो सुनेगा, तक से अप्लाई करेगा।
अब आप क्या कर लो, रोक थोड़ा लोगे उसको। तो ऐसे भी ओटीपी निकलते हैं। तीसरा तरीका होता है वॉइस मेलिंग। उसमें सर क्या होता है कि एक फीचर है, आप सबको पता ही है, वॉइस मेल का, जिसमें आप यदि बिजी हैं तो सामने वाला आपको एक वॉइस मेल रिकॉर्ड करके छोड़ सकता है। यदि क्रिमिनल ने आपका वॉइस मेल इनेबल कराया और वो वॉइस मेल इनेबल करने के लिए आपके नंबर से एक एसएमएस भेजना पड़ता, तो आपके नंबर से कोई दूसरा भी एसएमएस भेज सकता है। इस चीज को हम बोलते हैं एसएमएस स्पूफिंग, कॉल स्पूफिंग एंड ईमेल स्पूफिंग। ये तीनों चीजें पॉसिबल है। आपके ईमेल से ईमेल जा सकती है, आपके फ़ोन नंबर से किसी को कॉल जा सकता है, उसको आप ही का नंबर दिखाई देगा, और आपके नंबर से एसएमएस भी चला जाएगा। एक भाई साहब हैं जो अभी तिहाड़ में बंद है, वो गृह मंत्री जी के नंबर से कॉल लगाते थे। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये पब्लिक को जानना ज़रूरी है कि अचानक आपके फादर के नंबर से कॉल आ जाए, आपके बेटे के नंबर से कॉल आ जाए और उनकी आवाज़ में भी आ जाए। अब तो एआई है, तो आदमी तुरंत एक्शन ले लेता है बिना सोचे समझे कि यार उन्हीं की आवाज़ है, उन्हीं का नंबर है, आप उसमें क्या सोचना। पर जैसी कोई फाइनेंशियल अर्जेंसी, पैनिक कुछ दिखाई दे, एक कॉल बैक कर ले, क्योंकि क्रिमिनल उनके नंबर से कॉल कर तो सकता है, कॉल रिसीव नहीं कर सकता। कॉल रिसीव तो ओरिजिनल बंदा ही करेगा। ईमेल आपकी ईमेल आईडी से की तो जा सकती है, रिसीव नहीं की जा सकती। एसएमएस आपके नंबर से भेजा तो जा सकता है, पर रिसीव नहीं किया सकता। रिसीव तो आप ही करोगे। तो आप थोड़ा सा यदि अलर्ट हो जाए और आप कॉल बैक करें और आपको लगे कि यार कॉल तो बिजी आ रहा है, या कॉल तो उठ नहीं रहा है, या कॉल तो अनरीचेबल आ रहा है, तो पहला थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो बंदा कॉल कर सकता है वो कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा। उल्टा होता है, लोग सोचते हैं हो सकता है अर्जेंसी है तो फोन बिजी हो सकता है अर्जेंसी है, तो ये आप खुद सोच लेते हो, पर उसने भी 2 मिनट 1 मिनट पहले आपको कॉल करके अर्जेंसी दिखाई, तो वो कॉल रिसीव भी कर सकता है। आप कॉल करें, जब तक बात ना हो जाए कोई एक्शन ना ले। इतना सा भी कर लेंगे तो बच जाएंगे। और देखिए रिस्क कितना बड़ा है कि आपके नंबर से कॉल हो रहा है, और सोल्यूशन इतना छोटा है कि कॉल बैक करके तो वेरीफाई करना था। ये नहीं करते लोग, फंस जाते हैं, पैसे देते हैं। कई लोगों ने दिया, आपने न्यूज़ में देखा होगा, बच्चे के नंबर से कॉल आ गया और दे दिया, साहब 2.5 लाख दे दिए, 5 लाख दे दिए, बच्चा फंसा हुआ था। तो जो दूसरा मैं तरीका बता रहा था, तीसरा तरीका वॉइस मेल वाला, कि आपकी वॉइस मेल कोई भी एक एसएमएस भेजकर, लेकिन उसमें क्लोज लूप होता है, उसमें एक मैसेज आपको भी आता है, लेकिन वो आपसे सोशल इंजीनियरिंग करके वो भी गलती करा लेता है और आपको नहीं पता होता है कि ये वॉइस मेल इनेबल कराई जा रही है। अब एक बार उसने वॉइस मेल इनेबल करा दी तो पासवर्ड उसको पता है, क्योंकि उसने कराई। अब वो ओटीपी मंगाएगा, आपके वॉइस मेल में रिकॉर्ड हो जाएंगे। जब आप बिजी होगे तो वॉइस मेल में जाएगी, वो ओटीपी रिकॉर्ड हो गया, मैं सुन लूंगा, क्योंकि इनेबल तो मैंने कराई है वॉइस मेल। तीसरा तरीका, ये फीचर है सारे, इसमें कोई हैकिंग टेक्निक नहीं है, इसलिए मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ, सिंपल तरीके जिससे ओटीपी निकल जाता है, जो इतना बड़ा रिस्क है कि पैसा भी जाएगा। फिर आता है ई सिम। कितने लोगों को ई सिम के बारे में पता है? मैं अभी तक करवा नहीं पाया हूँ, आलस में। यही तो ई सिम के बारे में 50% लोगों को तो नहीं पता होगा, 50% को शायद पता हो, या हो सकता है और भी ज़्यादा बड़ा नंबर हो। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट लेके चल रहा हूँ। ई सिम, आपका जो सिम कार्ड है उसका वर्चुअल सिम बन जाता है जी, एक क्यूआर कोड। अब आपको फिजिकल सिम डालने की जरूरत नहीं, जरूर। वो क्यूआर कोड आईफोन से स्कैन करोगे तो फोन में आ जाएगा हाँ। आपका सिम। अब ये किसी को पता नहीं है, कई लोगों को नहीं पता, वो उन लोगों को टारगेट करके उनका ई सिम बनवा लेंगे लोग। आपको पता नहीं ई सिम करके कोई चीज़ भी होती है, एंड यू फॉलो एंड डू दोस स्टेप्स, एंड इवेंचुअली ई सिम जैसे उसके पास गया, आपका करंट सिम बंद हो गया। करंट सिम बंद हुआ तो आपकी कुंडली चली गई उसके पास, फिर तो वो कुछ भी करेगा। व्हाट्सएप हैक, फेसबुक, सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट, फॉरगेट पासवर्ड कर करके ओटीपी मंगाता जाएगा और हैक करता जाएगा। अब सब कुछ उसके पास, एक ओटीपी इतना चाहिए तो कितने भी मंगा ले। हाँ। तो ये एक और तरीका है। फिर आता है स्क्रीन शेयरिंग, जिसके थ्रू जाता है ओटीपी, जैसे क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, टीम व्यूअर, इस तरह की ऐप्स हैं जी। जो आपको नहीं आइडिया होता है कि ये गड़बड़ कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ही आप इंस्टॉल करते हो, आप इंस्टॉल कर लेते हो, क्रिमिनल आपका कहता है कि वो एक कोड है वेरिफिकेशन के लिए, दे दीजिए। वो कोड टीम व्यूअर का होता है, तो आप दे देते हो, कहते हो ओटीपी तो मांग नहीं रहा, पर एक बार आपकी स्क्रीन शेयर हुई तो आपकी जितने ओटीपी हैं वो देखेगा ना। उसके बाद और भी तरीके हैं, मैं सारे नहीं बताऊंगा। ठीक है। अमित जी, आजकल हम सभी लोग सोशल मीडिया पे पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, कितना खतरनाक है फोटोज पोस्ट करना। उसमें लोकेशन भी हम कई बार इनेबल करते हैं, और भी डिटेल्स जो हैं वो दुनिया सारी देखती। देखिए, हर व्यक्ति का एक पैटर्न होता है लाइफ में, और उस पैटर्न
को छुपाना आपकी जिम्मेवारी है। यदि वो पैटर्न क्रिमिनल को पता पड़ गया तो बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकता है। वो ऐसी चीज़ें जान सकता है विद करंट एआई जो शायद आप कभी बताओ ना किसी को, तब भी जान जाएगा वो। मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया था पासवर्ड का, यदि आपके पासवर्ड का पैटर्न मिल गया तो अगले पासवर्ड प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। यदि आपके सोशल मीडिया का एक पैटर्न मिल गया कि आप नॉर्मली यहाँ जाते हो तो ये खाते हो, यही कॉफ़ी पीते हो, ये ऐसा करते हो, वैसा करते हो, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता पड़ जाएंगी जिससे मैं आगे की चीज़ें प्रिडिक्ट कर लूँगा, और वो ज़्यादा स्केरी होगा। तो आप जितना इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं ना लोगों को, वो ये मत सोच के चलिए कि सर मेरे 25, 50, 200, 500 दोस्तों को पता पड़ रहा है। ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है, और उस दुनिया में अधिकतर लोग उसका गलत इस्तेमाल ही करेंगे। छोटी से छोटी जो इन्फॉर्मेशन है, आपने एक पिक्चर ही डाल दी अपनी, मैंने कहा वही क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल हो जाती है, आपके वीडियोस बन जाते हैं। वो आज शायद ना हो, लेकिन जिस दिन आपके अगेंस्ट कोई होगा ना, थ्रेट क्रिएट करेगा वो। हमारी ज़िंदगी में हम तब तक सेफ हैं जब तक हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। जिस दिन हो गए वो कहीं से कुछ भी जुगाड़ लगा के आपकी ज़िंदगी में कलह क्रिएट करेगा। बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं लोगों के, चलते हैं, बढ़िया चलते हैं, कुछ प्राइवेट पिक्चर्स होती हैं, और जैसे ही रिलेशन ब्रेकअप होता है वही सबसे बड़ा खतरा हो जाता है उनके लिए। सबसे बड़ा ज़िंदगी का डर वो बन जाता। यही खतरा सोशल मीडिया के साथ, जो सबसे ज़्यादा आपको अभी वो किक दे रहा है, वो सबसे बड़ा डर बन जाता। तो आपने घर के अंदर एक पार्टी की और उसकी एक पिक्चर डाल दी, और वो पब्लिक है, और मुझे दिख रहा है आपका टीवी इस मॉडल का है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक सीनरी लगी हुई है जिसमें ये वाला है, मुझे दिख रहा है कि मोबाइल का मॉडल भी दिख गया आपका, और छोटी छोटी चीज़ें मैंने नोटिस कर ली। अब मैं एक कहानी गढ़ूँगा और उस कहानी में आप फंसते चले जाएंगे। वो कहानी इतने स्टाइल से गढ़ी गई होगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने जो पिक्चर डाली थी ना, उससे इन्फॉर्मेशन गई, उस बंदे ने कहाँ से क्या चीज़ें लिंक करके ऐसे परोसा कि मैं डाउट ही नहीं कर पाई कि ये फेक हो सकता है। कोई उदाहरण इसका देना चाहेंगे, कैसे कहानी गूगल गढ़ी पे जाती? एक व्यक्ति सर्च कर रहा था सर, अभी तो मैं पिक्चर तो बहुत बड़ी बात है, आप सिर्फ सर्च करोगे तो कहानी गढ़ जाएगी। कोविड के बाद, और उसने कुछ केमिकल बिजनेस में वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहा था, तो गूगल सर्च कर रहा है। हमें लगता है कि जो हम सर्च कर रहे हैं उसके कीवर्ड सिर्फ जो उसके थ्रू जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं वो सिर्फ ऑथेंटिक लोगों के आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। एडवर्टीजमेंट तो क्रिमिनल भी दे सकता है, इनफैक्ट अधिकतर क्रिमिनल एडवर्टीजमेंट ही दे रहे हैं आजकल। वो तो आपको जो दिख रहा है उसी से फंस रहे हैं ना लोग। तो आपने जो कीवर्ड सर्च किया उसके बेस पर एक व्यक्ति को, वो कहाँ सर्च कर रहा है? गूगल पर। उसको फेसबुक पर कुछ ऐसे लुक्रेटिव ऑप्शन आते हैं कि साहब यूके की एक कंपनी और कुछ इस तरह का कंटेंट इंपोर्ट करना चाह रही है इंडिया से। तो उसने लगा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसने फटाक से वो लिंक क्लिक किया, अपनी कंपनी की डिटेल डाल दिया कि हम सप्लाई कर सकते हैं अपने, उन्होंने और डिटेल मांगे, ये वो सब डिटेल जो मांगता गया देता गया। ये हो गया, उन्होंने कहा ठीक है हम इवेल्युएट करके बताते हैं। अगले दिन उसको एक ईमेल आती है दुबई से एक लड़की की कि सर मैं, राजेश जी ने आपका नंबर दिया है जो दुबई में रहते हैं, और उन्होंने कहा कि आपसे बात कर लें, मुझे कुछ हेल्प चाहिए आपसे, क्या हमसे बात कर सकती हूँ? ये एक लड़की की ईमेल है, दुबई से आ रही है, ऐड उसने भरा है यूके का। अब इसका एक दोस्त दुबई में रहता है तो क्रेडिबल भी लग रहा है। इसने शाम को फ़ोन आया लड़की का, इसने बात करनी शुरू। लड़की कहती है सर वो एक्चुअली मैं थोड़ा मुश्किल में हूँ, मैं हरिद्वार में मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें कुछ केमिकल वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, अब मेरे फादर रहे नहीं तो मैं दुबई में हूँ, मैं चाह रही हूँ बेच दूँ और या कोई मेरा पार्टनर बन जाए। अब दिल में जहाँ कहीं भी लड्डू होता होगा फूट गया इसका, क्योंकि यहाँ ऑर्डर मिल रहा है, यहाँ सप्लायर है, उसको सिर्फ यहाँ से लेके वहाँ बेचना और कमीशन कमाना। उसने ये केमिकल बनाती है आपकी फैक्ट्री? हाँ बनाती। अच्छा तो हम एक टेस्ट करते हैं, ये भी स्मार्ट बिजनेसमैन है, आप एक काम कीजिए, ये ऑर्डर हम पूरा करेंगे उसके बाद मैं पार्टनरशिप कर लूँगा। हाँ ठीक है सर। अब यही डील इसने यूके की कंपनी से की, यूके की कंपनी ने इसको एडवांस दिया है 5 लाख रुपए, इन्होंने इसको दे दिया सामने वाली कंपनी को जो दुबई वाली है लड़की को कि आप ये केमिकल फटाफट भिजवा दीजिए, 1 हफ्ते में करना है। इन्होंने वो भिजवा भी दिया, वहाँ से कंफर्मेशन आ गया बेस्ट क्वालिटी मटेरियल, वेरी गुड, डील डन, 50 लाख का ऑर्डर, लेकिन करना 1 हफ्ते में पड़ेगा सर क्योंकि बहुत अर्जेंसी है। इसने इस लड़की से कहा गया वो 50 लाख का ऑर्डर है, अब 1 हफ्ते में करना है। सर हो जाएगा लेकिन थोड़ा एडवांस दे दीजिए। कितना? 30 लाख लगेगा। इन्होंने 30 लाख फटाक से दे दिए, बोले आज ही काम शुरू करो। अब ये यूके की कंपनी से कह रहे हैं कि वो 30 लाख हमें भी दे दो एडवांस 50 लाख का कुछ, क्योंकि हमें काम शुरू करना है। तो कह रहे सर अमाउंट बड़ा है, थोड़ा अप्रूवल प्रोसेस है, 1-2 दिन में करते हैं। 3-4 दिन हुए, कंपनी ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अब इस कहानी को समझने की कोशिश करना। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो मैं मतलब हिल गया। ये लड़की भी फर्जी, वो यूके की कंपनी भी फर्जी, ये हरिद्वार की कंपनी भी फर्जी,
वो दो सब कुछ फर्जी है इसमें। तो सबसे पहले क्रिमिनल ने क्या किया, आपका फेसबुक ढूंढा और देखा आपका दुबई का कोई दोस्त है क्या, क्योंकि बाहर का रेफरेंस ज़्यादा क्रेडिबल लगता है आदमी को, यार ये किसी को तो ना पता होगा, ये तो सिर्फ मुझे ही पता है। फिर उसने उसके नाम से एक ईमेल भेजी आपको। अब आप कई बार ध्यान नहीं देते हो, नाम में एक भी लेटर इधर उधर कर देगा, राजेश अग्रवाल है तो राजेश अग्रवाल का डबल ए करके दे दिए, और आप प्रोफाइल पिक्चर वो यूज़ करेगा जो आपके दोस्त की है। आप प्रोफाइल पिक्चर पर भरोसा कर लेते हो कि यार वो ईमेल नहीं पढ़ते, तो फिर उसी ने भेजा है, अब क्या चेक करना है। फिर लड़की इन्वॉल्व हो गई तो और ट्रस्ट हो जाता है कि यार धोखा थोड़ा ना होगा, यार उसका नंबर है दुबई का, दिख रहा है मुझे। तो जिस दिन आपने कीवर्ड सर्च किया था उस दिन ये गेम शुरू हुआ था। वो कीवर्ड सर्च जैसे ही गया क्रिमिनल कंपनी के पास, उसने प्लान शुरू कर दिया। उसने कहा इसको एक ऑफर भेजो एडवर्टीजमेंट का, और ऐसा अकेला आपके संग नहीं हुआ होगा, ऐसा ऑफकोर्स हजारों लोगों के संग ट्राई किया होगा जिसमें से 20-25 लोग फंसे होंगे। बट ये कहानी गढ़ी क्यों गई, क्योंकि आपका एक डेटा चोरी हुआ था। कोई भी साइबर क्राइम होता है उससे पहले एक साइबर क्राइम ऑलरेडी हो चुका होता है जिसके बारे में हम बात नहीं करते। आज तक ऐसा कोई साइबर क्राइम नहीं हुआ उससे पहले कोई 2 क्राइम ना हो चुके हो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी का कोई कॉल आता है आपको, इंश्योरेंस कंपनी का आपको कोई कॉल आया कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ और ये आपका इंश्योरेंस नंबर है, हाँ जी, ये आपका डेट ऑफ बर्थ, हाँ जी, पैन कार्ड, एड्रेस, जी यही है, प्रीमियम लास्ट ये था ना आपका, हाँ जी यही था। अरे यार आपका तो डिविडेंड पड़ा हुआ है 45 लाख का, आप क्लेम क्यों नहीं करते? क्या बात कर रहे हो, हाँ ये तो लैप्स हो जाएगा, आप एक काम कीजिए, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, अभी क्लेम कीजिए, आई विल हेल्प यू। आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की और आपके अकाउंट से पैसे सारे चले गए। अब जब हम कंप्लेन करते हैं, एफआईआर करते हैं, तो क्या बताते हैं कि साहब मैंने गलती कर दी। क्यों? क्योंकि मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। इस बारे में सारे बात करते हैं और फिर वो इंश्योरेंस कंपनी कहती है चूंकि आपने गलती की, आप ही ने किया, तो हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। यही केस क्लोज हो जाता है। 99% लोगों के पैसे नहीं आते, क्योंकि जो लॉ कहता है कि जिसकी गलती उसकी लायबिलिटी, पर गलती आपकी है ही नहीं। आप गौर से पूरा इंसिडेंट दोबारा रिपीट कीजिए, रिपीट मोड में चलाते हैं। खेल कहाँ से शुरू हुआ कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ कि आपका ये प्रीमियम, डेट ऑफ बर्थ, सारे डिटेल दिए, इंश्योरेंस नंबर, ये डिटेल आपको पता थे और किसको पता थे? इंश्योरेंस कंपनी को। आपने तो दिया नहीं क्रिमिनल को, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कैसे पहुंचाया क्रिमिनल तक, और कैसे जा सकता है? तो गलती किसकी? इंश्योरेंस कंपनी। हम इस चीज को जब तक इस तरह से नहीं प्रेजेंट करेंगे कि मैंने तो गलती तब की ना जब मुझे इंफॉर्मेशन दी गई, पर इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची क्रिमिनल तक, इस बारे में कोई क्यों नहीं बात करता। तो अभी हमारे देश का डीपीटीपी जो डेटा प्रोटेक्शन बिल बना है, यदि किसी कंपनी का डेटा चोरी होता है तो 250 करोड़ तक की पेनल्टी है उस पर। यदि अब इस लॉ को हम यूज कर ले गए कि साहब पहले मुझे बताइए कि मेरा डेटा कैसे गया, तुरंत क्लियर हो जाएगा गलती तो इसकी, आपका पैसा वो कंपनी देगी वापस। इस चीज को तसल्ली से समझने की जरूरत है। कोई भी क्राइम जो आपके संग हो रहा है, आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है और हमें सोचना पड़ेगा पहले। हो सकता है हर क्राइम में ना भी हो, पर डेटा इज प्लेइंग ए क्रूशियल रोल, क्योंकि बिना डेटा कोई आपका दिमाग कंट्रोल कर ही नहीं सकता। लेकिन आज के वक्त में जब हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं, और मान लीजिए फ़ोटोज़ नहीं भी डालें, आप खुद से कुछ शेयर ना भी करें, तो आपके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, वो तो रह ही जाते हैं वहाँ पर। तो बचने का कोई तरीका नहीं है? बचने का तरीका ऐसे? है ना, बचने का तरीका देखिए 2 तरीके हैं। जब हम इस दुनिया में आए तो आपको किसी ने कहा कि साहब ये दुनिया तो माया है और ये तो सब इल्यूजन है, ऐसा है वैसा है, तो नहीं तो ना ये साधु बन जाओ और आप सब छोड़ दो। उन्हें कहना आपको जीना यही है, पर ये जान के जीना है कि ये माया है, एंड तब आप एंजॉय करोगे। यदि आप अटैच्ड हो गए, इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए, तो आपको दुख होंगे, फिर आप फंसोगे, मोह में फंस गए, फिर आपको सारे दुख हो जाएंगे। पर यदि आप यही सोच के बैठे रहे कि यार ये तो रोल प्ले कर रहा हूँ मैं, तो आप जिस तरीके से ज़िंदगी जियोगे वो बेस्ट होगी। ये हमें कभी बताया नहीं गया। जब भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि आप मुझे ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग पढ़ा रहे हो, पहले बताओ कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो कृष्ण कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम तो अर्जुन से पहले भी थे, तुम तो अर्जुन के बाद भी हो गए। इस वक्त तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। अरे क्यों? अरे क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो डेटा तुम्हें मिला, तुम उससे अर्जुन बन गए। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी अर्जुन ही बनता। कर्ण की तरह जो होता कर्ण ही बनता। हम सिर्फ डेटा प्ले कर रहे हैं, इसमें डेटा का रोल प्ले कर रहे हैं। मैं अमित दुबे नहीं हूँ, मैं अमित दुबे क्रिएट किया गया हूँ थ्रू दोज टीचर्स, पेरेंट्स, बुक्स, नॉलेज, वो डेटा मिला मुझे। तो बोले मैं जानूं कैसे फिर मैं कौन हूं? तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, दृग दृष्टि विवेका का सिद्धांत, जो मांडूक्य उपनिषद में मिलेगा, बड़े साइंटिफिक तरीके से कैसे आप पहचानोगे कि आप कौन हो। पर ये जानना जरूरी है क्यों? क्योंकि होता क्या है कि हम ये मान लेते हैं कि हम वो डेटा हैं,
इसलिए सारी प्रॉब्लम आती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 कमजोरियां हैं जिससे सारा साइबर क्राइम या कोई भी क्राइम होगा, इसके बियॉन्ड नहीं होगा। पर इसमें भय है कहीं पर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय तो है ही नहीं। फिर आप कहते हो भय से भी तो होता है, बिल्कुल होता है। तो जब भगवान 5 चीज बता सकते थे तो 6वीं भी बता देते। तो जब इसके अगले का श्लोक पढ़ते हैं ना भगवत गीता में, तो हमें समझ में आता है कि भय क्यों नहीं। क्योंकि आगे के भगवान बोलते हैं कि भय का कारण मोह है, अटैचमेंट। जितने डर है ना आपके, वो सारे अटैचमेंट के कारण। पावर, पोजीशन, रिलेशनशिप, अटैचमेंट है ना हमारा हर जगह, इसलिए हम डरे हुए रहते हैं। जैसे आप डिटैचमेंट सीख जाते हो, आप निर्भय हो जाते हो। और जब तक अटैचमेंट है, ये सारी चीजें चलेंगी और आप लुटते रहोगे, क्योंकि आप अटैच्ड हो। हमें बचपन से कभी किसी ने डिटैचमेंट सिखाया नहीं कि मैं इस दुनिया को डिटैच होकर कैसे जी लूं, पर जिया जा सकता है। एंड देन यू विल एंजॉय मच मोर, फ्री हो जाते हो। फिर आप किसी के आगे डरते नहीं हो, ये बड़ा आदमी है, ओ सर नहीं डरोगे आप, क्योंकि आप निर्भय हो चुके हो और आपका असल पावर सामने आ जाता है। फिर आप वो करोगे जिस लायक हो आप। हम अपनी आधी शक्तियां इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हम अटैच्ड हैं। ये जो डेटा है वो आपको अटैचमेंट सिखा रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। 24 घंटे जो हम देख रहे हैं वो हमें वो बना रहा है जो वो हमें बनाना चाहता है। और उसके बाद हमारे डर उसके हाथ में है, हमारे ड्रीम उसके हाथ में, हमारे एस्पिरेशन उसके हाथ में, हमारी कमजोरियां उसके हाथ में। वो बता रहा है कि मैं कहाँ कैसे करूँ, मैं कौन सी पिक्चर देखने जाऊँ, कौन सा खाना खाने जाऊँ। मैंने तो सोचा ही नहीं। सुबह से शाम तक एक साबुन का ऐड देखते हैं तो दुकान में जाकर वही साबुन मांगते हैं, बिकॉज हमारा डेटा हमें बना रहा है। हमें सिखाया नहीं गया कि इस डेटा के बियॉन्ड कैसे जीना है। थोड़ा सा यदि हमने ध्यान दे लिया तो आप बचना शुरू हो जाओगे। मैं जानबूझकर यहाँ पर लेके जाता हूँ कि रूट कॉज यही है और सोल्यूशन वही मिलेगा। यदि एक एंटीवायरस इंस्टॉल करने से आप फ्रॉड से बच जाते तो ट्विटर हैक नहीं होता, कोग्निजेंट हैक नहीं होता, सोनी हैक नहीं होता, बड़ी बड़ी डोमिनोज, इतनी बड़ी कंपनी का सिक्योरिटी बजट आपसे कम है क्या जो आपके फ़ोन का सिक्योरिटी बजट होगा? बट दे ऑल वर हैक्ड। अब आपको एक सोल्यूशन भी देता हूँ। आपको सर ये तो बड़ा स्पिरिचुअल बात हो गई पर सोल्यूशन एक्चुअली यही है। कभी डिटेल में बैठेंगे तो आपको बताऊंगा कि इसको यदि हम एजुकेशन का पार्ट बना लें तो कोई क्राइम ही ना हो। अब आप कोई एक ऐप सजेस्ट कर रहा हूँ, वो प्रैक्टिकली आपको इन चीज़ों से बचा लेगी। उस ऐप का नाम है मोबी आर्मर, MOBIARMOUR। प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी। इसमें 6 ऐसे फीचर्स हैं जिससे आप जितने कंटेम्प्रेरी अटैक वेक्टर है उससे आप बच जाओगे। जैसे इसमें QR कोड स्कैनर, लिंक स्कैनर, ऐप स्कैनर, वाईफाई स्कैनर, OTP सिक्योरिटी और डेटा लीक आइडेंटिफिकेशन। अब QR कोड एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत लोग लुट रहे हैं आजकल, क्योंकि QR कोड हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज QR कोड, वाईफाई कनेक्शन QR कोड, आपका एडवर्टीजमेंट तो QR कोड है ही, बोर्डिंग पास QR कोड है ही, होटल का मेन्यू कार्ड QR कोड, एक्सेस चाहिए तो QR कोड, और पैसा तो QR कोड से आप देते ही। कैसे पता है QR कोड सेफ है? एक इवेंट में मैं गया, ऐसे 2 पोस्टर लगा दिए, फ्री वाईफाई और QR कोड नीचे। 5-6 लोग हैक हो गए शाम तक। फ्री वाईफाई के नाम पे कुछ भी इंस्टॉल करने को तैयार है। उसी इवेंट में दिखाया मैंने, लैपटॉप खोल के मैंने, देखो ये जो फ्री वाईफाई जिसने इंस्टॉल किया वो ये लोग हैं। मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था, पर पर्पज़ ये था कि आपको दिखाना कि देखिए हम लोग अननोइंगली कैसे गलती करते थे। आपके फ़ोन में जितनी एप्लीकेशन है सब फ्री तो हैं, तो कुछ फ्री होता है क्या? हमें सब जानते हैं, फिर भी किए जा रहे हैं। जैसे कोई आपको फ्री दे रहा है वो आपसे उससे ज़्यादा ले रहा है, अदरवाइज वो देता ही नहीं। सो वी आर एंजॉयिंग एनीथिंग फ्री, यदि कुछ भी आप फ्री में ले रहे हो तो फिर आप अपने आप को बेच रहे हो। लेकिन फिर उसका क्या किया जाए? जो फोन में हमारे एप्लीकेशंस है उसमें जो परमिशंस हाँ, आती है, हम उसमें परमिशन जो है आगे अलाउ करते हैं, उससे बाहर का रास्ता क्या है? डिटैचमेंट? नहीं डिटैचमेंट तो अचीव करने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। मैं भी नहीं कर पाया आज तक पर मुझे जानता हूँ, जो चीज़ आप जान रहे हो ना, यदि आप अवेयर हो तो फिर आप प्रयास करते हो। तो जो मोबी आर्मर है वो आपको इन सबसे बचा लेगा। तो मैंने जैसे कहा कि वाईफाई, तो इसमें लेकिन QR, वो भी एक एप्लीकेशन ही है। हाँ एप्लीकेशन है, बट इट इज इनेबलिंग यू टू रीच देयर। कई बार कहता है ना कि यहाँ तक जाने के लिए किताब पढ़नी पड़ेगी, तो वो उस तरह का एक इनेबलर है। तो आपने QR कोड, यदि कोई भी आपको लग रहा है कि स्कैन करना ही है, फ्री वाईफाई चाहिए है, तो आप इससे एक बार स्कैन कर लो। ये उस QR कोड को सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में ले जाएगा, रन करेगा और देख के बता देगा कि भाई ये आपका डेटा चुराने आया है, ये आपका कैमरा ऑन करेगा, ये आपको फाइनेंशियल पेमेंट कर सकता है, ये कर सकता है। ये जानकारी आपको हो गई तो आप आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है कॉल ले सकते हो, ये रेड ग्रीन करके बता देगा। इसी तरह इसमें लिंक स्कैनर है।
अब आप डे टू डे आपको लिंक आते हैं, आरटीओ का चालान आ गया, आपने क्लिक किया, पे कर दिया, लुट गए। आपको कैसे पता है ऑथेंटिक था? आरटीओ पासपोर्ट ऑफिस से लिंक आ गया, कोई आपने डेटा दे दिया, आप लुट गए। आपने गूगल पर सर्च किया दिलजीत दोसांझ टिकट, आपने पेमेंट कर दिया, आपको आया नहीं टिकट, लुटे लाखों लोग। आपने होटल बुक करना था उड़ीसा में, आपने सर्च किया लेमन ट्री, लुट गए। आपको कैसे पता ये लिंक सही था? होटल क्रूज बुक करना था सिंगापुर का, इतने लोग लुटते हैं हर साल, मेरे पास कंप्लेंट आती है, सब क्रूज बुक कर रहे थे, 60,000 का पेमेंट कर दिया। आप हेलीकॉप्टर बुक कर रहे हैं केदारनाथ का, हर साल लुटते हैं लोग। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मैं कहूँ ओटीपी मत दीजिए, अरे आप ही ने तो ढूंढा था लिंक, आप ही ने तो पेमेंट किया था। इसका सोल्यूशन ये है कि आप वो लिंक एक बार मूवी आर्मर से स्कैन कर लो, ये उसको 16 ब्राउजर में रन करके आपको एक छोटी सी समरी देगा कि भाई ये ब्राउजर, ये लिंक आपका फ्रॉड है, क्लोन्ड है, ये ऑथेंटिक है ही नहीं, क्योंकि ये 2 हफ्ते पहले बनाया गया है और इसका सर्वर चाइना में है। और पूरा डिटेल देगा, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल, कि आपको खुद लगेगा यार ये तो फिर क्या करने वाला था मैं। ये आपका कैमरा ऑन कर सकता है, डेटा चुरा रहा है, ऑटोफिल डिटेल चुरा रहा है, इसलिए ये रेड है। वो रेड का कारण बताएगा, ग्रीन है तो आप आगे बढ़ जाएं। फिर तीसरा होता है ऐप। जैसा मैंने कहा कि बच्चे के हाथ में फोन है, ऐप इंस्टॉल कर दिया, आपको कैसे पता है कि पैसा चुराने नहीं आई ऐप? तो मूवी आर्मर हर एक ऐप जो आपके फोन में है उसको स्कैन करके रेटिंग देगा 0 से 5 की ये ऐप एक्सट्रीमली अनसेफ है, क्योंकि ये तो वायरस ही है, ये तो आप अनइंस्टॉल कर दो, रेड कर देगा। ऑरेंज में ये अनसेफ है, क्यों? क्योंकि ये ऐसा डेटा ले रही है जो बड़ा सेंसिटिव है, जैसे आपका कैमरा, माइक्रोफोन, SMS, कॉन्टैक्ट लिस्ट, पिक्चर्स, वीडियोस सब ले रही है। तो आप इसको या तो परमिशंस कम करिए या फिर आप इसको हटा सकते हैं, और फिर होगा ग्रीन, ये सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मूवी आर्मर आप हर एप्लीकेशन की एक बार रेटिंग देख लें, और वहीं आप उस एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा मैं कैमरा की सबको बंद करना चाहता हूँ, तो मेनली आपको कैमरा, माइक्रोफोन, SMS किसी को मत दें एक्सेस, सिर्फ नीड बेसिस पर दें। जैसे अब पहली बार तो OTP चाहिए होता ना, तो उसी समय दें ना, उसके बाद उसको डिसेबल करते हैं। आप क्या करते हो, एक बार इनेबल किया तो लाइफ लॉन्ग इनेबल, अब वो सारे OTP पड़ रहा है आपका। अब मैं मान लो कल के दिन उसने गलती नहीं की, उस ऐप के थ्रू कोई और वायरस, मेलवेयर, वल्नरेबिलिटी आ गई जिसकी वजह से OTP चला गया, तो भी गलती आप ही की थी, क्योंकि आपने सारे OTP का एक्सेस दे रखा था। तो आप SMS का एक्सेस सबको रोक दें, नीड बेसिस पर दें, ओनली व्हेन इट इज़ इन यूज़। फिर आप पिक्चर्स का एक्सेस किसी को मत दें, बहुत मिसयूज़ होता है। ये पिक्चर्स आपके पढ़ लेते हैं। अभी लोन ऐप्स जो थी, क्यों लोग सुसाइड किए? क्योंकि आपके पिक्चर का एक्सेस था लोन ऐप्स को। फिर हमने 6 महीने लड़ाई लड़ी, तब गूगल ने हटाया, प्ले स्टोर पर जो लोन ऐप्स हैं उनको पिक्चर का एक्सेस देना बंद किया। तो मूवी आर्मर आपको बता देगा कि भाई ये पिक्चर का एक्सेस ले रहा है, इसको आप डिसेबल कर दीजिए। फिर आता है वाईफाई। तो कोई भी वाईफाई या पब्लिक वाईफाई कनेक्ट करें, इससे थ्रू स्कैन कर लेंगे, घर का भी स्कैन कर सकते हैं, तो ये बता देगा वो वाईफाई सेफ है, अनसेफ है। यदि अनसेफ है तो क्यों, और उसको सिक्योर कैसे कर लें। और यदि वो ऑलरेडी किसी ने हैक कर रखा है तो किसने कर रखा है, उसका IP भी देगा, क्योंकि वाईफाई हैक करने वाला आसपास ही होगा, उसको वहीं जाके आप धप्पा कर सकते हो कि भाई साहब। फिर है उसमें जो आपका डेटा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है वो देखने के लिए ऑप्शन, क्लिक करेंगे कि मेरा डिटेल्स कहाँ कहाँ वेबसाइट में पड़े हुए। आपको पता ही नहीं होगा, आपके नाम से टिंडर पे प्रोफाइल चल रहा होगा, बम्बल पे चल रहा होगा, पोर्नोग्राफिक साइट पर ईमेल पड़े होंगे आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन आप बाद में समझाएंगे यार मुझे इस तरह के क्यों मैसेज आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि किसी ने उसको बदला लेने के लिए डाल दिया। ये सब होता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसके थ्रू बता देगा कि यहाँ आपके पड़े हुए डिटेल यहाँ हटवा लीजिए, और वहाँ पर ये ऑप्शन भी होगा कैसे हटवाना है। यहाँ क्लिक कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, हट जाएगा। एंड देन OTP थेफ्ट, जो मैंने आपको बताया कि एक क्लिक के थ्रू जितने OTP चुराने के तरीके वो ब्लॉक हो जाएंगे। सो होलिस्टिक काइंड ऑफ सोल्यूशन है जो कंटेम्प्रेरी अटैक वेक्टर से आपको बचा सकता है। अच्छा आमिर जी, कई तरह की हमने क्राइम्स पर बात की। कुछ दिनों पहले हमने एक नए तरह की क्राइम के बारे में सुना, डिजिटल अरेस्ट। और ये कई जगह पर हमारे देश में अलग-अलग जगह पर इस तरह की खबरें आई कि कई-कई दिन तक लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया, और लोगों को यकीन था कि जो सामने से कॉल्स आ रहे हैं या सामने से जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो एक्चुअली पुलिस के लोग हैं, और उन्होंने कोई क्राइम कमिट कर दिया या उनके किसी रिश्तेदार ने कुछ कर दिया है, जिसकी वजह से ये सब उनके साथ हुआ, वो प्रताड़ित किए गए। इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो इनसे किस तरह से बचा जाए या समझा कैसे जाए कि ये जो चल रहा है ये सब फेक है? देखिए, ये पहला ऐसा अटेम्प्ट तो था नहीं, और ये हुआ क्यों, जरा इसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। हमारे दिमाग में जो पुलिस की इमेज है ना, बड़ी खतरनाक है। जब पुलिस का कॉल आ जाए तो हमारा दिमाग ये सोच ही नहीं सकता कि ये फ्रॉड हो सकता है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया था। और उसका क्रिमिनल फ़ायदा उठाता है
कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, आईबी से बोल रहा हूँ। अब लोगों को पता नहीं कि सीबीआई आईबी ऐसे कॉल नहीं लगाती लोगों को, या नार्कोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट या क्राइम ब्रांच। लोगों को पुलिस की वर्किंग के बारे में आइडिया ही नहीं है। अभी जो एक बड़े बिजनेसमैन है जिन्होंने 7 करोड़ दे दिए डिजिटल अरेस्ट के केस में, उनको ये विश्वास दिला दिया कि कोर्ट सीजीआई जो कॉल आ रहा है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, और उन्होंने मान लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों कॉल करेगा भाई किसी को, और फिर वो पैसे मांगेगा। ये आप देख रहे हो कि हमारे दिमाग में ये चीजें कैसे गलत तरीके से बैठी हुई। आपको एक कॉल आया और फिर कह रहे हैं कि आप पैसे मांगे जा रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन सीधे, कैश भी नहीं है। ऐसे करप्शन भी नहीं होता भाई, ये तो सुपरफिशियली रॉन्ग है चीज। तो पहले तो ये समझना कि अब तो आप पता इतना दिनों से चल रहा है कि डिजिटल अरेस्ट गलत है, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, डिजिटल अरेस्ट कोई प्रोविजन ही नहीं है। तब भी मैं हर दिन अखबार में पढ़ लेता हूँ कि अब ये डिजिटल अरेस्ट में लुट गया। मतलब लोगों को पता ही नहीं है, मतलब इतना अवेयरनेस के बावजूद कम से कम भरे पड़े हैं वीडियोस और न्यूज़पेपर्स। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि आपने सवाल जो पूछा फिर ऐसा होता ही क्यों है और फिर बचना कैसे है। ये ऐसे होते नहीं जैसे मैंने ओटीपी की कहानी सुनाई ना आपको, वैसे ये होता है। आपको एक आईवीआर कॉल आता है, प्री रिकॉर्डेड कॉल, कि मैं फलाने कंपनी का नाम लिया जाएगा, फलानी कंपनी से बोल रहे हैं, ये आपका कुरियर था, भेजा था आपने, अब वापस आ गया, इसके बारे में जानकारी के लिए आप प्रेस 9 टू कनेक्ट टू अवर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। आप 9 दबा देते हो, आप लोग होगा कोई कुरियर मेरी कंपनी से गया होगा, आपने भेजा होगा, या वापस आ गया, किसी ने भेजा, मतलब क्यूरियोसिटी तो है ही ना। भले ही आपने नहीं भेजा, आपने कोई कुरियर नहीं भेजा पिछले 6 महीने से, पर आपने 9 दबा दिया। किसने दबाया? आपने प्रेस किया। अब वो बंदा बोलेगा हाँ जी मैडम बताइए, अरे वो कोई कुरियर है मेरा, कोई वापस आया है। ये कौन बोल रहा है? आपके दिमाग में फीड कर दिया कि आपका कुरियर है। अच्छा डिटेल दीजिए अपने। हाँ हाँ एक कुरियर तो आया है आपका, हाँ हाँ ओके 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 बताइए। हाँ बाप, अरे पर इसमें तो एफआईआर हो रखी है मैडम, इस कुरियर पर तो एफआईआर है, आपने इसमें तो ड्रग और पासपोर्ट और करेंसी वगैरह मिली है। अरे नहीं नहीं वो मेरा कुरियर नहीं होगा। अरे अभी आपने बोला आप ही का था मैडम, आपकी डिटेल मैच कर। अरे नहीं नहीं मेरा हो नहीं सकता, मैंने भेजा नहीं है। अब आप ट्रैप हो चुके हो, बिकॉज यू ओनली सेड इट वाज योर। पर मैडम इसमें डिटेल आपका है, और आई एम टू ऑनेस्ट टू यू, और ये तो एफआईआर है, इसमें तो अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। अरे नहीं भैया ये मेरा हो ही नहीं सकता। अच्छा आपका नहीं है ना? नहीं नहीं मेरा नहीं है, कोई बात नहीं मैं आपकी हेल्प करता हूँ। हेल्प कौन कर रहा है? क्रिमिनल। आप सॉफ्ट हो गए, हाँ प्लीज 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 हेल्प मी। अरे 2 मिनट में भी सॉल्व हो जाएगा मैटर, आप डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। आपने नहीं भेजा ना? नहीं मैंने भेजा। आपको अभी मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट करता हूँ, आप सीधे सीधे बोल देना आपने नहीं भेजा, बात खत्म। जो आपने नहीं भेजा तो आप डर आएगा अपना, ये मेरी हेल्प कर रहा है, हाँ भैया कनेक्ट कर दो। उसने मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट, हाँ जी कौन? मैं फलानी बोल रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? अरे वो मेरा कोई कुरियर था। किसने बोला? आपने। हाँ 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 ये अरे आपके खिलाफ तो एफआईआर है मैडम, अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं, आपको तो जेल में होना चाहिए, आप खुले कैसे घूम रहे हो? अरे नहीं नहीं वो मेरा कुरियर नहीं है, इसीलिए तो मैंने फोन किया, मेरा कुरियर है नहीं। पर है कुरियर, आप इस पर बहस शुरू हुई। मैडम पहले तो इस पर एफआईआर है, अब वो आईवीआर वाला बंदा हट चुका है मैटर में, अब आपके सामने मुंबई क्राइम ब्रांच, अब आपको दूसरे तरीके से झेलना है। देखिए मैडम ऐसा है कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप फिजिकली अरेस्ट हो जाओ या डिजिटली अरेस्ट हो जाओ। अब आप क्या चूज करोगे? आपको पता ही नहीं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, पर आपने सिलेक्ट किया, यू सिलेक्टेड। हर बार आप देखना कि आप सिलेक्शन कर रहे हो, तो आप इसलिए ये मान ही नहीं पाते कि ये गलत हो सकता है, क्योंकि सिलेक्शन तो आपने किया और ये आपके दिमाग में डाला गया, सीड इन किया गया, फीड किया गया डेटा के थ्रू। डिजिटल अरेस्ट कर लीजिए, डिजिटल अरेस्ट ठीक है ना, ओके डिजिटल अरेस्ट हाँ ठीक है, ये स्काइप इंस्टॉल कीजिए, कर लिया। वीडियो कॉल पे आइए, वीडियो मोबाइल चार्जर पे लगाइए, अभी मोबाइल डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, ये वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ये वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हुआ और आपको 20 साल की जेल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। अरे अब आप सिर्फ मेरे से बात करेंगे, किसी और को कुछ नहीं बताएंगे कि आप डिजिटली अरेस्टेड है, किसी को आपने बताना भी नहीं है, घर में किसी को नहीं बताना। ओके अब मैं जो पूछ रहा हूँ जानकारी दीजिए। अब वो आपसे ग्रिल करके पूछना शुरू करेगा, आपके अकाउंट की डिटेल बताइए, पैसे कितने पड़े बताइए, सब बता दोगे। ये तो आपका ड्रग का पैसा है, नहीं नहीं ड्रग का नहीं है, तो आप फिर ऐसा कीजिए, इस पैसे को सरकारी खाने में जमा कीजिए, सारा पैसा ट्रांसफर कीजिए, हम जांच करेंगे, यदि ये ठीक निकला तो आपको वापस हो जाएगा अपने आप 8 दिन के अंदर। आप अपना पैसा दिए जा रहे हो, क्योंकि आपको तो बचना है ना डिजिटल अरेस्ट से, और आप बता नहीं रहे हो किसी को, फिर वो पूरा पैसा ट्रांसफर करवा लेगा, फिर कहेगा ऐसा है मैडम कि अभी लीगल फीस और लगेगी और पेनल्टी आपके ऊपर, तो 40 लाख की वो भी है, वो भी डाल दीजिए। अब आप लोगों से लोन ले रहे हो, अपने एफडी तोड़वा रहे हो, दिए जा रहे हो 7 करोड़ 15 करोड़ ऐसा, और एक दिन नहीं में नहीं होता, ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन तक आदमी झेल रहा है, ट्रॉमा में है, किए जा रहा है। क्योंकि जहां से खेल शुरू हुआ था ना, वहां उसके दिमाग में चीज स्ट्रांगली एम्बेडेड कर दी गई
कि आप ही का कुरियर है, और वहाँ से खेल शुरू हुआ। तो आप देख रहे हो, यदि ये ड्रामा इस चीज़ के लिए हो सकता है तो कल के दिन किसी और चीज़ के लिए हो सकता है। मैं आज लोगों को बता दूं कि देखिए पुलिस ऐसे काम नहीं करती, पुलिस का कॉल आया तो डरिए मत, ऐसी अवेयरनेस तो ऐसी दी जा रही है, हाँ नहीं डरेंगे, पुलिस का कॉल आएगा, ओके ओके, तो प्रॉब्लम इस सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि कल के दिन पुलिस का कॉल नहीं आएगा, कल के दिन किसी और का आएगा। हो सकता है इंटरपोल का आ जाए, हो सकता है आपके HR का आ जाए, हो सकता है आपके पासपोर्ट ऑफिस का आ जाए। एनीथिंग कैन बी इम्पर्सोनेटेड एंड अ स्टोरी कैन बी बिल्ट अराउंड इट टू ट्रैप यू। तो बचना इस चीज से है। यदि बेसिक्स क्या था कि वो डरा रहा था, और आप डर कब रहे हैं जबकि आपने कोई गलती नहीं की है। यदि हम सिर्फ इतनी चीज स्ट्रांगली बता दें लोगों को कि यदि आपने गलती की ही नहीं, अरे यार क्रिमिनल तो गलती करने के बाद नहीं डरता, और यहाँ आम आदमी बेचारा गलती नहीं किए भी डरे जा रहा है। हम इतना नहीं समझा पाए उसको कि डरना क्यों है। द मोमेंट यू आर आउट ऑफ इट, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। अच्छा, आजकल इंटरनेशनल नंबर से बहुत कॉल्स आ रहे हैं। हम लोगों को तो चलो पता चल जाता है कि ये नंबर जो है वो इंटरनेशनल है, लेकिन हमारे पेरेंट्स को नहीं पता चल पाता कि ये जो कॉल आ रही है ये फ्रॉड कॉल है। +92 दिखता है तो उन्हें लगता है उनके इंडिया के होगा, बिल्कुल। है ना। पाकिस्तान से आते हैं और भी अलग अलग नेबरिंग कंट्री, वियतनाम, लाओस, हर जगह से आते तो हैं। इस तरह की कॉल्स को कैसे रोके? उनके फोन से हम क्या सेटिंग्स कर दें कि ये कॉल्स ही ना आ पाए उनके फोन्स में? एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की, sancharsaathi.gov.in पर जाएं, वहाँ पर 6 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं। पहला, यदि आपको कोई भी इंटरनेशनल नंबर से परेशान कर रहा है, आप वहाँ जाके रिपोर्ट कर दें, वो नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, इंडिया में डिलीवरी नहीं होगा। और यदि ऐसा 3-4 बार होता है तो वो सोर्स के ऊपर भी एक्शन हो जाएगा। मतलब जो भी रिव्यू है या किसी के थ्रू आ रहा है। यदि आपको कोई अनसॉलिसिटेड SMS भेज रहा है, ई-कॉमर्स भेज रहा है, ऑफरिंग भेज रहा है और आप इरिटेट हो रहे हो, वहाँ पे दूसरा सेक्शन है, वहाँ रिपोर्ट कर दें, वो कंपनी पे एक्शन हो जाएगा, जो भी वो ऐसा कर रहा है। तीसरा, यदि आपका फ़ोन चोरी हो जाता है और आपको पता आप क्या करें, अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो चोरी हो गया, पुलिस के पास जाएंगे, वो ढूंढने तो जाएगी नहीं। आप sancharsaathi.gov.in पर जाएँ, वहाँ पर लॉस्ट फ़ोन के लिए अलग से सेक्शन, वहाँ रिपोर्ट कर दें। अब आपका IMEI अपने आप पहुँच जाएगा ऑपरेटर्स तक। यदि वो फ़ोन नेटवर्क पर आता है तो आपको तुरंत अलर्ट दिया जाएगा, ईमेल भी आएगा कि आपका फ़ोन नेटवर्क पे आ गया, मिल गया है, पुलिस वाले जाके उसको रिकवर करेगा, आपका फ़ोन मिल जाएगा। उस वेबसाइट पर यह भी बताया गया है कि पिछले साल 14 लाख से ज़्यादा फ़ोन बरामद किए गए और 21 लाख से ज़्यादा रिपोर्ट आई है, पर किसी को पता ही नहीं कि एक ऐसी वेबसाइट भी है जहाँ चोरी का फ़ोन बरामद किया सकता है। फिर एक उसमें ऑप्शन है जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरे आधार से लिंक कितने सिम चल रहे हैं, क्योंकि आपका आधार आपने कई जगह शेयर किया होता है और उससे कोई थोड़ा मैनिपुलेशन से सिम इशू करा सकता है। आप उस वेबसाइट पर जाएँ, उस पर क्लिक करें और आपके आधार से लिंक यदि 4 SMS सिम और या 5 SMS चल रहे हैं और आपको पता है यार 2 तो मेरे हैं ही नहीं, वहीं पे आप डिसेबल कर सकते हैं, वहीं पे वो रिमूव हो जाएगा, वो सिम ब्लॉक हो जाएगा, सीधे आपको पावर दे दी गई। आप जब हमसे बात करने के लिए इस न्यूज़ रूम में आए, उसके साथ ही ये खबर आई, विदेश से आई है। एक किसी व्यक्ति को अमेरिका के किसी नंबर से लगातार 1 महीने तक कॉल आता रहा। उस व्यक्ति ने उस नंबर को स्पैम समझ लिया, खतरनाक समझ लिया और लगातार वो उसको डिस्कनेक्ट करता रहा। फिर अचानक एक दिन उसे पता चला कि उसे अमेज़न से जॉब ऑफ़र के लिए फ़ोन आ रहे थे। तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारी कलीग ने भी आपसे पूछा है, जो स्पैम कॉल है, जो इंटरनेशनल नंबर है जिसको देख के ही हमको लगता है कि कोई फ्रॉड होगा। तो इसको हम कैसे चेक करें कि ये कोई जेन्युइन नंबर भी हो सकता है, कोई हो सकता है हमें वाशिंगटन से भी फ़ोन करे? देखिए, सबसे पहली बात है कि सिर्फ यदि हमें फ़ोन पे ही वो चाह रहे थे कि जॉब दे दें, तो मुझे अभी भी डाइसी लग रहा है। ऐसा तो नहीं होता कि मैं इतना लालायत हूँ कि फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहा हूँ, ईमेल कर नहीं रहा और कोई मैसेज नहीं कर रहा, व्हाट्सएप नहीं कर रहा। मैं पर फ़ोन करना चाह रहा हूँ कि एक बार बात कर लूँ, फिर मैं तो तड़प रहा हूँ आपको नौकरी देने के लिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़। उनको ईमेल भी आई होगी, ईमेल देख लो एक बार, उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ऐसा भी कोई कॉन्टैक्ट चल रहा है, मुझे बाहर से कॉल आ सकता है। थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि मैं एक साइड कोई भी लूँगा ना तो दूसरी साइड वाले ही वीक हो जाती है। यदि मैं अलाउ कर दूँ और ये प्रोविज़न रखूँ तो क्रिमिनल उसका एडवांटेज लेते हैं। यदि आप पूरी तरह मान लो कि इंटरनेशनल नंबर फ्रॉड ही है तो फिर वो भी गलत है, आप काम के नंबर कई बार गड़बड़ हो सकती है। तो मेरे ख्याल से अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चैनल कम्युनिकेशन का रह गया है, कई सारे चैनल होते हैं। ईमेल भी होता है आपका, कई ये भी होता है, व्हाट्सएप भी है, सोशल मीडिया, आपके लिंक्डइन पर भी लोग कम्युनिकेट करते हैं, और मोबाइल नंबर तो है ही। मोबाइल नंबर पर भी SMS आ सकता है। तो आपको जो भी अप्रोच कर रहा है, यदि वो उसके एंगल से, पहले मैं सोच रहा हूँ, दे शुड ऑलवेज ट्राई टू इन्फॉर्म यू थ्रू मल्टीपल चैनल्स इफ़ इट इज़ अ जेन्युइन रिक्वेस्ट। यदि क्रिमिनल की होगी तो वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता, वो उसको एक कोई हैकिंग
के थ्रू वो ट्राई कर रहा है, लेकिन ही कैन नॉट कम्युनिकेट विद यू फॉर ऑल चैनल्स। तो इस वजह से जो लोग ऑथेंटिकली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आई थिंक उनको मल्टीपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करना चाहिए, उससे जेन्युइननेस बनी रहेगी। हाँ, ये बात सही है कि अगर कोई जॉब ऑफर था तो वो कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू भी आ भी आया सकता होगा, था डेफिनेटली या आया किसी होगा, और जॉब उनको पोर्टल तभी के पता थ्रू भी भी पड़ा होगा। कम्युनिकेशन हो अब ये सकता हो सकता है, देखिए मैं उनकी तरफ से भी थोड़ा सा सोच लूँ, ये हो सकता है कि वो ईमेल आई हो और वो स्पैम में चली गई हो, चांसेस है। अमेजोन की वैसे ईमेल स्पैम में जाएगी नहीं, उनकी तो मार्केटिंग ईमेल स्पैम में नहीं जाती, तो आप नहीं तो सवाल है ऑफर वाली तो जाएगी जो नहीं। एक जो फियर क्रिएट हुआ है ना इंटरनेशनल नंबर से, उस वजह से कि थोड़ा जैसे सा ही हमने कॉल एक्सेप्ट की वो सारा डेटा स्टील हो जाएगा या अकाउंट खाली हो जाएगा, इसका कोई मैकेनिज्म है इसको चेक करने वेरीफाई करने का? देखिए अभी ऐसा नहीं है, पर अभी एयरटेल ने एक सर्विस शुरू की, स्पैम कॉल डिटेक्शन सर्विस। वो क्या करते हैं, जिस नंबर से कॉल आता है उस नंबर का CDR AI के थ्रू एनालाइज करते हैं कि ये नंबर कब क्रिएट किया गया, मतलब कब सिम एक्टिवेट हुआ, इससे कितनी कॉल पर डे हो रही हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, रिपोर्टेड तो नहीं है, और मेटा डेटा कई एनालिसिस करके वो कंक्लूड करते हैं कि ये प्रोस्पेक्टिव स्पैम है, वो बताते भी। तो इस तरह की सर्विसेज बाकी ऑपरेटर भी स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाएगी। लेकिन होता क्या है कई बार कि देयर इज ऑलवेज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कि कोई क्रिमिनल उन सब चीज़ों को बाईपास करके आप तक पहुंच जाए। आज भी क्रिमिनल जब आपको फ़ोन करता है, वो अपने नाम से तो सिम लेता नहीं है, वो बैंक अकाउंट भी अपने नाम से नहीं लेता, वो तो किसी और का फ़ोन नंबर, किसी और का सिम यूज़ करके ही करता है, और वैसा हो रहा है और वो बंदा क्रेडिबल है, तो वो आप तक पहुंच ही जाएगा। और दूसरा सवाल ये कि क्या जो जेन्युइन बिजनेस हैं, क्या उनके बिजनेस इंटरेस्ट इस सारे स्पैम और फेक डिजिटल कम्युनिकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि भारत में जो टेलीकम्युनिकेशन की जो कंपनियां हैं वो मतलब गिनी चुनी ही हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अगर कोई बल्क एसएमएस कर रहा है या स्पैम एसएमएस कर रहा है तो उस टेलीकॉम कंपनी को पता होगा कि ये इतनी डीलिंग हुई है, ये क्यों नहीं चेक हो पा रहा है? मैं एक दो केस बताता हूँ जहाँ हमने इन्वेस्टिगेट किया, तो हमें पता किया एक बल्क SMS के थ्रू कुछ फ्रॉड हो रहे थे, तो टेलीकॉम कंपनीज ने बताया कि भाई ये इसके थ्रू हो रहा है, उसके पास गए हम। तो होता क्या, हमारे एक प्रोसेस है कि एक कंपनी है जिसने टेलीकॉम कंपनी से एग्रीमेंट कर रखा है कि 5 करोड़ SMS हम भेजेंगे। अब जब आप बहुत बड़ा एग्रीमेंट करते हो तो आपको पर SMS कॉस्ट कम हो जाती है, कि आपको हो सकता है SMS की कॉस्ट 1 पैसा पड़ रही हो। अब वो 5 करोड़ SMS को आगे बेचता है, वो किसी को 5,000 चाहिए तो उसको 50 पैसे का देगा, किसी को 10 लाख चाहिए तो उसको 5 पैसे का देगा, वो अपने हिसाब से उसकी रेटिंग कर लेता है, क्योंकि उसको तो कमाना है, उसको फिक्स रेट मिल रहा है, बट ही हैड ऑलरेडी पेड टू द कंपनी। वो ऑपरेटर को दे देता है कि मुझे 5 करोड़ 10 करोड़ SMS का मैं एडवांस में पे कर देता हूँ। अब वो आगे जो दे रहा है जिनको, वो आगे बेचने शुरू कर देता है। ये खेल कई बार ऐसे खेला जाता है। अब उसमें से कोई एक फ्रॉड होता है। अब चूंकि हर किसी को पैसा कमाना है तो वो किसी न किसी गलती में फंस जाता है, या तो वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं होता है वेरिफिकेशन, तो उसने इस तरह की सिचुएशन बना रखी होती है कि सारी चीज़ें उसको फ्रॉड ऑफर की जा रही हैं और वेरिफिकेशन वो सही आ रही है। जैसे कि यदि मैं आप गूगल पे लिखूँ अक्षय कुमार GST, अक्षय कुमार GST, तो अक्षय कुमार का GST नंबर आप देख, गूगल पहली लिंक मिल जाएगी आपको, कौन है अक्षय कुमार, वेल नोन एक्टर, आपको GST नंबर ऐसे मिल गया। अब उस GST नंबर में पहले की 2 डिजिट और लास्ट की डिजिट हटा के बीच में पैन कार्ड नंबर निकाल लो उनका, निकल आया। अब वो पैन कार्ड मिल गया आपको किसका, इतने बड़े एक्टर का। अब किसी ने एक नया पैन कार्ड लिया किसी दूसरे अक्षय कुमार का, जिसका नाम अक्षय कुमार है, कॉमन नेम है, और उसमें इनका पैन कार्ड चिपका दिया। अब पैन कार्ड नंबर है इसका और वो कार्ड एक्चुअली दूसरे का है। अब मैं उस कार्ड के थ्रू क्रेडिट कार्ड इशू करा लूँ, जब क्रेडिट कार्ड कंपनी को जाऊंगा तो आधार जाएगा और क्रेडिट कार्ड जाएगा, और दोनों इंडिविजुअली वेरीफाइड होते थे। ये थी मिस्टेक। मैं आपको बता दूं, हमने अभी वल्नरेबिलिटी निकाली, जो गूगल पे भी न्यूज़ आई थी कि बड़े बड़े लोगों के सिविल स्कोर खराब हो गए, सनी लियोनी से लेकर सबका, क्योंकि ये हो रहा था। अब आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं होगा, और उस क्रेडिट कार्ड पे खरीदारी भी हो जाएगी, और सिविल स्कोर किसका खराब होगा, आपका। इट हैज़ बीन हैपनिंग। तो आप अब इससे कैसे बचो? तो ये तो सिस्टम की गलती थी ना, क्योंकि इसमें तो आपने कोई गलती की भी नहीं। ये तो इसमें तो अक्षय कुमार ने एज इट इज तो कोई गलती की नहीं। जहां पर आपने सीधे सीधे कोई गलती नहीं की है, वहां पर कोई आपको पेनलाइज कर ही नहीं सकता। तो लॉ क्लियर कर लीजिए, हम समझ लेते हैं। लेकिन द पॉइंट इज, विद दिस स्टोरी वी हैव लर्न दैट देयर विल बी पॉसिबिलिटीज जहां आपने कोई गलती भी नहीं की होगी, तब भी आपके संग ऐसा कुछ हो सकता है। और क्या ये नंबर वेरिफिकेशन का जो बैज है, जैसे
ट्विटर जो एक्स हो गया, उसने वेरीफाइड अकाउंट का एक सिस्टम शुरू किया, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी। लेकिन जो टेलीकॉम सर्विसेज़ हैं, उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी ऐसा कोई वेरिफ़िकेशन नंबर नहीं है। हालाँकि जो जिन कंपनीज़ के व्हाट्सऐप चैनल्स हैं, उनमें उन्होंने टिक लगाना शुरू किया है। तो ये कोई रास्ता हो सकता है लोगों को बचाने का? आपको पता है जब हम लोग पहले अवेयरनेस फैलाते थे तो हम बोलते थे कि इस जो वेबसाइट है ना उसमें देख लीजिए HTTPS है कि नहीं है, HTTP है तो फ्रॉड होगी, HTTPS है तो क्रेडिबल है। अभी जितने फ्रॉड हो रहे हैं सब जगह HTTPS होती है वेबसाइट, होती है। क्रिमिनल भी स्मार्ट है, तो HTTPS ही ऑफर करते हैं। क्रिमिनल आपको अप्रोच करेगा ना तो वेरीफाइड फेसबुक हैंडल से करेगा, उसको रोक रखा है किसी ने वेरिफिकेशन कराने से, पैसे ही तो देना है या ट्विटर वेरीफाई बना लेने से। अब जो चीज पैसे से अचीव हो सकती है वो तो सबसे पहले क्रिमिनल कर लेगा ना, और इसकी इंटेंशन क्रिमिनल की है उस कंपनी को पता ही नहीं है। अभी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नाम पर वेरीफाइड ट्विटर हैंडल बन गए थे, तो सामने वाले को लगता है यार वेरीफाइड है तो वही होगा, यही डिपार्टमेंट होगा, पर वो तो क्रिमिनल ने कराए थे, फिर उस पर एक्शन भी हुआ। तो हम ऐसी कोई भी वेरिफिकेशन प्रोसेस पर भी कैसे ट्रस्ट कर लें यदि उसके पीछे गवर्नमेंट बॉडीज इन्वॉल्व ही नहीं है, क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी कमर्शियल वेरिफिकेशन है, इसमें कोई गवर्नमेंट के आधार सर्वर से तो वेरिफिकेशन हुआ नहीं ना। मेरा एक सवाल है अमित सर आपसे कि जैसे आजकल बहुत सारे शॉपिंग ऐप्स हैं, तो हम उस पर आंख बंद करके हमने उसको डाउनलोड किया, उस पर अपना डिटेल भरा, एड्रेस, फ़ोन नंबर, और हमने ऑर्डर किया, पेमेंट किया, सामान भी आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पेमेंट भी हो जाती है और हमें सामान नहीं आता है। तो इस केस में जैसे हमने वहाँ के कस्टमर केयर को, गूगल पे ही ज़्यादातर हम चीज़ें ढूंढते हैं, तो मेरे साथ भी एक ऐसा ही केस हुआ था। मैंने जेप्टो से कुछ सामान ऑर्डर किया, 400-500 रुपये का था, तो वो पैसे कट गए मेरे, सामान मेरा नहीं आया। तो मैं बड़ा परेशान रहा 2 दिन कि यार पैसे भी कट गए, सामान नहीं आया। फिर मैंने कस्टमर केयर पे जब फ़ोन लगाया तो गूगल से ही नंबर लिया मैंने कस्टमर केयर का। यही गलती, आप गूगल पे जो भी सर्च करते हो, हमें कैसे पता कि ऑथेंटिक कस्टमर केयर नंबर है? अब वो ऊपर ही आ गया, अब सर्च क्रिमिनल करने हमेशा में। अपना नंबर ऊपर डालेगा, वो अब जैसे- पैसा देकर एसईओ कराएगा। तो जो आपने बताई है, मैं आपकी भी कहानी पूरी सुनता हूँ, पर जी। लोग डोमिनोज के नाम पे लुटे, पैसा वापस लाना था, गूगल पर सर्च किया, डोमिनोज कस्टमर केयर, पहले नंबर आ गया, कॉल कर लिया। बिल्कुल। लेमन ट्री पर लुटे, होटल बुक करना था, पहला नंबर फर्जी आ गया। ये तो मेरे पास रियल केसेस पड़े हुए। एंड देन योर केस, या प्लीज कंटिन्यू। तो ये मैंने जैसे ही कस्टमर केयर को फ़ोन किया, तो पहले दिन बात नहीं हो पाई, दूसरे दिन फिर मेरी जब बात हुई तो उन्होंने पूरा पूछा कब कटा था, कैसे, क्या लिया था आपने। तो अच्छा ठीक है, आपके पास कॉल आ जाएगी इसके रिगार्डिंग, हम चेक कर रहे हैं। तो मुझे लगा ऑथेंटिक होगा, बंदा चेक करके बताएगा। फ़ोन काटते ही मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आती है और वो बोलता है मैं जेप्टो से बोल रहा हूँ और आपका ये अमाउंट डिडक्ट हुआ था इसके रिगार्डिंग आपसे। तो पहली बात मेरी समझ में, जेप्टो से व्हाट्सएप कॉल कैसे आई? और फिर उसने कहा कि देखिए आपका अमाउंट रिफ़ंड कर दिया गया है और आपकी पेटीएम ऐप में आ भी चुका है वो। आप एक तो click मैंने कीजिए। चेक किया, मैंने कहा नहीं आया तो नहीं है। बोले नहीं आप एक बार, ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने लिंक भेजा, आप इसको ओपन करिए, स्क्रीन शेयर कीजिए, देखिए, चेक करिए। तो मैंने जब उसको स्क्रीन शेयर मैंने कर दी और मैंने खोला, मैंने कहा नहीं आया। फिर और कोई ऐप चलाते हैं, मैंने आई मोबाइल ऐप चलाता हूँ, उसमें चेक करिए, उसमें आया होगा। तो आई मोबाइल ऐप मैंने चेक किया, आई मोबाइल ऐप में भी नहीं आया था। और उसमें मेरे एक अकाउंट में 5-6 हज़ार रुपये थे उसमें। मेरी उसकी बातचीत चल ही रही है, तब तक पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक, मतलब जैसे आती है ना, आपस में 2 लोग बात कर रहे हैं तो गंदी गालियाँ दे के एक दूसरे को बात कर रहे थे। तो हल्की सी साउंड आई मेरे कान में कि, तो मैंने सोचा यार ये कस्टमर केयर का बंदा मुझसे बात कर रहा है और पीछे कोई गाली कैसे दे सकता है। तो उससे पहले ही मैंने फ़ोन कट किया और तुरंत मैं अपने पेटीएम ऐप में गया, सारे पैसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिए दूसरे अकाउंट में, अपनी वाइफ के अकाउंट में। तो मैं बच गया। अगर मैं 2 मिनट और डिले करता। देखिए आपको कई अलर्ट आए, जो आपने पहली बात कही ना कि मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कैसे आ गई, दैट वाज द फर्स्ट वार्निंग। बट सबसे सॉलिड वो जो पीछे गाली सुनाई दी मुझे। हाँ, मान लो नहीं सुनाई नहीं देती तो, पर ये तो दिख ही रहा था ना, ये तो हाँ। आपको। और दूसरी बात की स्क्रीन शेयरिंग किसी कॉल पे किसी से कराना नहीं करना था। क्राइम हो जाना चाहिए। ये तो आईटी एक्ट में क्राइम हो जाना चाहिए कायदे से। बच आप गया। तो इसका रिस्क देख रहे हो आप कि आपका व्हाट्सएप मैसेज भी पढ़ सकता है, ओटीपी पढ़ सब कर सकता है। हाँ। तो यदि कोई कह रहा है ना कि आप स्क्रीन शेयर कर दिए, उसको उसी समय जेल में डाल देना चाहिए कायदे से, क्योंकि ये हो रहा है। जब मैंने आपको ओटीपी चुराने के तरीके बताए, एंड देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच समबडी कैन आस्क यू टू डू सो। पर ये दोनों वो जगह टाइम था जब व्हाट्सएप पे कॉल आया और स्क्रीन शेयर बोला गया, जब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था कि, और जो आप हुए भी, एंड दैट्स व्हाई यू कुड सेव योरसेल्फ। बट लोग नहीं हो पाते और उसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं और फिर वो बार बार फंसते जाते हैं।
नहीं, अगर वो पीछे से गाली की आवाज़ नहीं आती तो भी तो आप शायद मैं फ़ोन हाँ, काट के रख गलती कर देता देते। कि अब मेरे पैसे आएँगे और थोड़ी देर में अकाउंट खाली हो गया होता। पूरा निकलता है आपके बिल्कुल। एक झटके में। तो ये बिल्कुल साइकोलॉजिकली होता है एंड यू आर एब्सोल्युटली तो अभी जो हम ऐप डाउनलोड कर रहे हैं उसमें अपनी डिटेल भर रहे हैं, फिर इससे बचें कैसे हम? मान लीजिए पैसे नहीं, कट भी ऐप जाते हैं, ऐप डाउनलोड करें मतलब जैसे हमने ज़ेप्टो का ऐप या ओटीपाई ऐप है हमारे पास, तो इस मेरे पूरे प्रकरण का ज़ेप्टो से कोई लेना-देना ही नहीं था। नहीं था ना? तो ये आप ज़ेप्टो पे ऑथेंटिक कुछ भी कर लो, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अच्छा ऑथेंटिक कस्टमर केयर पे हमें जाना है, तो हम उसके ऐप से ही आप जाएँ? ज़ेप्टो के अंदर ऐप में कस्टमर केयर का नंबर होगा। जी, ज़ेप्टो की वेबसाइट पे भी गूगल होगा। से नहीं लेना है गूगल कभी। पे सर्च मत कीजिए, गूगल पे भरोसा मत कीजिए। ठीक है सर। मैंने पूरा केस बताया, गूगल पे किसी ने सर्च किया और 50 लाख लुटा बैठा। तो अमित दुबे जी ये बताइए, इतनी बातें सुन ली मैंने आपसे, आपसे बात कर ली, सुन ली, मुझे ये बताइए कि कीपैड वाला फोन रख ले, बिना इंटरनेट के चलाए दुनिया में काम, तब बचे रहेंगे हैकिंग से, कि वो सर, भी बग हो सकता है? नहीं सर, 4 तरीके मैं वो भी बताऊंगा कीपैड वाला फ़ोन कैसे हैक होता है। जब मैंने आपसे कहा कॉल मर्जिंग या कॉल फॉरवर्डिंग, तो वो तो कीपैड में भी हो कीपैड पे जाएगा। भी हो जाएगा। वॉइस मेलिंग तो कीपैड पे भी हो जाएगा। ऐसे और भी तरीके हैं। अब जैसे होता है क्या, एक और गलती में लोग अक्सर करते हैं, हाँ। फ़ोन आपका यहाँ पड़ा है सामने और आप वॉशरूम चले गए, उस पर OTP आएगा तो फ्लैश होता है ऊपर स्क्रीन पर। तो कोई क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी आसपास हो तो पढ़ लेगा, वो तो व्हाट्सएप का OTP मंगा लेगा, जीमेल का मंगा लेगा। फिर आप उसमें एक सेटिंग्स में जाइए, उसमें लॉक मोड में फ्लैश को डिसेबल कर दीजिए कि मेरा लॉक मोड में विजिबल ना हो SMS। करेक्ट कर दिया आपने। अब आपका फ़ोन पड़ा है और आप गए हो बाहर छोड़ के, तो कॉल पे OTP मंगाएगा वो लॉक मोड में कॉल रिसीव हो सकती है तो OTP सुन लेगा। तो क्या है लर्निंग? फ़ोन छोड़ के ही नहीं जाना है। फ़ोन को इतनी इंपॉर्टेंस दीजिए लाइफ में। फिर आप कहेंगे जीमेल हैक हो गया, मेरे व्हाट्सएप भी हो गए और फिर फोटो भी हो गई और लोकेशन भी चली गई। सर तो एक सवाल ये भी है कि बायोमेट्रिक फ्रॉड के बारे में आप जानते होंगे। गवर्नमेंट के आप कई ऑपरेशंस में गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, आप लोग असिस्ट करते हैं, सरकार के लेवल पर अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। एक चुनौती है अटेंडेंस चोरी की भी। तो मुझे कोई बता रहा था कि आज के वक्त में नकली अंगूठे की भी फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं, तो आप अपने किसी सहयोगी को दे दीजिए, वो अपने अंगूठे में आपका अंगूठा फंसाएगा, जो बायोमेट्रिक फर्जी बना रहेगा वो मशीन पे लगा देगा। और तो ये क्या सरकारी एजेंसीज में भी इस तरह के कोई डिटेक्शन के काम वाम आप लोगों के पास आए? कभी देखा इस तरह का केस आपने? बहुत है, बहुत मिसयूज हुआ है जो बायोमेट्रिक एक्सेस है। तो फिंगरप्रिंट क्लोनिंग के थ्रू पैसे भी निकले लोगों के। हाँ जो एक सर्विस है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, हाँ उसमें आपका आधार कार्ड चाहिए और आपका फिंगरप्रिंट, और आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो सकते हैं। हाँ। तो पहले क्या था कि बाय डिफ़ॉल्ट सबके अकाउंट आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में इनेबल थे। अब आपका फिंगरप्रिंट मैं कहीं से निकाल लूँ, हाँ और आधार कार्ड तो मिल जाता है मिल ही जाएगा। टेलीग्राम पे मिल जाता है, ढूंढूंगा तो भी डेटाबेस में मिल जाएगा कहीं। और फिंगरप्रिंट जैसे उस केस में क्या था, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से निकाल रहे थे लोग, आपने कोई रजिस्ट्री की होगी तो वहाँ पड़ा हुआ, उसके बाद वो क्लोनिंग करके पैसे विड्रॉ हो गए। तो इसके मिसयूज डेफिनेटली होते हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स में भी हुए, सिक्योरिटी सिस्टम एक्सेस करने में भी हुए। तो अभी प्रोविजन ये हो गया है कि मल्टी फैक्टर कर दिया उसको भी, कि आप ये भी दीजिए और ये भी दीजिए, तब जाके माना जाए। तो कई सारे सिस्टम में जो एक्सेस कंट्रोल है वो अब सिर्फ बायोमेट्रिक नहीं रहा, इट टेक्स योर आइरिस ऑल्सो, इट टेक्स योर अदर बायोमेट्रिक फीचर। सर तो खत्म करेंगे एक आखिरी सवाल के साथ। आपकी एक किताब है अथर्वा, उस पर मुझे जानकारी है कि उस पर एक वेब सीरीज भी प्लान हो रहा है मेरे ख्याल से। किताब में क्या खास है? वेब सीरीज कब तक आ जाएगी? कुछ बताएंगे हमें इनसाइडर? तो मैं एक नहीं, मैं कई सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए, एक वेब सीरीज ऑलरेडी मेरी अमेजन प्राइम पर है, हैक क्राइम्स ऑनलाइन, हाँ। जो फ्राइडे फिल्म वर्क्स नीरज पांडे जी ने बनाई है। जी जी। वेरी गुड IMDb रेटिंग 7.88 के हाँ, करीब। और नीरज पांडे कमाल के डायरेक्टर भी हैं। गुड वेब सीरीज, तो आप प्लीज़ उसको देखिए। वो एक पिछले मेरे बर्थडे पर रिलीज़ हुई थी पिछले साल, और तो मेरा डेट ऑफ बर्थ सबको पता पड़ गया। दूसरा एक वेब सीरीज़ है जो मेरी फर्स्ट बुक पे बन रही है, हाँ। वो राजकुमार हिरानी जी बना रहे हैं, तो उसका भी शूट चल रहा है, तो उसकी डिटेलिंग तो मैं नहीं दे सकता, पर वो अक्टूबर तक आएगी। अच्छा। फिर तीसरा एक फिल्म जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, वो केतन मेहता जी बना रहे हैं, वो अथर्व के ऊपर है, जो बुक अच्छा। मैंने आपको दी उसके ऊपर। एक टीवी शो आता है मेरा DD नेशनल पर, साइबर क्राइम की दुनिया, हाँ। बच के रहना। उसकी टैगलाइन है सब पकड़े जाएंगे। सब पकड़े जाएंगे। वो मैंने इसलिए रखी क्योंकि उसमें वो सारे केसेस हैं जहाँ मैंने क्रिमिनल को पकड़ा, सारे रियल केसेस हैं। हाँ। और हम पूरा बताते हैं कि कैसे मोडस ऑपरेंडी एंड देन इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ और कैसे पकड़ा गया। जी बिल्कुल। तो ये फुल 1 आवर शो होता है,
और हर संडे सुबह 9 बजे, शाम को 9 बजे रिपीट आता है। 6 महीने से आ रहा है, अभी 1 साल और आएगा, एक्सटेंशन मिल गया है, तो वो भी देखिए क्योंकि फुल ऑफ नॉलेज, उसमें रियल टूल, रियल टेक्निक, रियल सेटिंग सब कुछ वैसे ही बताया जाएगा, क्योंकि हमने स्पेशल परमिशन लिया है कि हम कोई भी नाम बदलें ना, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आप वरना ब्रांड नाम नहीं ले पाते, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ऑथेंटिक शो है, वो भी देखिए। इसके अलावा मेरा एक रेडियो शो आता है 7 साल से रेड एफएम पर, हिडन फाइल्स करके, हाँ तो वो भी बहुत पॉपुलर है, पैन इंडिया शो है, हाँ 2 करोड़ से ज़्यादा लोग उसको सुनते हैं, तो वो भी आप सुन सकते हैं। जितने पॉडकास्ट चैनल्स हैं सब पे रिकॉर्डिंग्स हैं उस शो की, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अब आखिरी में चूंकि आपसे 1-1.5 घंटे बात हो गई, तो मुझे लगता है कि कम से कम आप साइबर इन्वेस्टिगेटर हैं, तो आप गुरु के पदवी पर हैं, हम लोग शिष्य हैं, चेले हैं। गुरु मंत्र देते जाइए। ये बताइए कि आप अपने आप को हैकिंग से बचाने के लिए क्या-क्या करते हैं? देखिए, सेल्फ कॉन्शियसनेस, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। और गुरु जैसे आपने बात कही कि मैं आज तक जो कुछ भी सीखा हूँ वो क्रिमिनल से सीखा हूँ, क्योंकि वही मुझे सिखा रहे हैं। यदि वो जब मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ तब पता पड़ता है ना कि यार ऐसा भी हो सकता है, उससे पहले तो मुझे भी नहीं पता। और क्रिमिनल्स आर इनोवेटर्स, वो हमेशा कोई नया तरीका निकालते रहते हैं, तो ऐसे तो मेरे वो गुरु हैं। लेकिन जोक्स अपार्ट, आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। अभी एक गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था मैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो वहाँ मैंने बोला डिजिटल अरेस्ट के बारे में किसी को पता है? तो 5-6 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ पता है, पता है। क्या पता है? बोले उसमें सर ईमेल हैक हो जाता है और फिर डेटा चोरी हो जाता है और फिर ऐसा होता है। और उसने मुझे 3 मिनट समझाया कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, पर उसमें एक भी लाइन सही नहीं थी। तो आप देखिए कि किसी को पता ही नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने अवेयरनेस फैला दी, चैनल पे आ गया, 20 मिलियन 25 मिलियन लोगों ने देख भी लिया, फिर भी ये क्यों नहीं पहुंचा सब तक? तो इट्स ए लॉन्ग रन, मेरे ख्याल से सालों लग जाएंगे तब जाके हम, और जब तक हम पहुंचाते हैं कोई नया तरीका कोई आ जाता नया है, तरीका अपडेट हो जाता है। फिर कहते साहब ये होने लगा है, वैसा होने लगा है। ओटीपी के 12 तरीके, जैसे मैंने आपको अभी हिंट दिया, हाँ 6-7 तो बता भी हाँ। दिए। अगली बार आप बुलाओगे मैं 2 और बताऊंगा आपको, और ये हमेशा हो रहा है, पिछले साल भर मैं जी, देख रहा हूँ। बिल्कुल। पहले आप वीडियो देखना, मैं बोलता था 6 तरीके हैं, वो आते आते 12 तक पहुंच गए। तो हर बार वो नंबर बढ़ रहा है। तो अवेयर रहना ही एक तरीका है जिससे हम बच सकते हैं मेरे ख्याल से। और दूसरा है कि अपने डिजिटल फुटप्रिंट को मिनिमाइज कर लो। अभी एक रेस हो गई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं अपने बारे में, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा कम करेंगे तो आगे जाके आप बच जाएंगे। जब एआई वगैरह के अटैक शुरू होंगे, जिसका डेटा ही नहीं होगा उसके बारे में समझना मुश्किल हो जाएगा, और जिसका सब कुछ ओपन है उसको तो आदमी नचा देगा। तो थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें। चाइना में एक लॉ बन गया है, आपको पता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को 45 मिनट से ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं, लॉ है। ऑस्ट्रेलिया का पीएम ने अभी बोला कि वो भी लॉ कि बना वो रहे, अगले साल तक अगले साल लॉ बना, वो भी कहेंगे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को रेगुलेटेड 45 मिनट या 1 घंटे का इंटरनेट एक्सेस है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। जरा जानिए इसके पीछे कहानी क्या है। पूरे विश्व में चाइना एक ऐसा देश है जहां साइबर क्राइम नहीं होता, क्योंकि उनका डेटा है ही नहीं कहीं। उन्होंने सबका डेटा लिया है, लेकिन उनका डेटा बाहर नहीं है। ना तो वो गूगल यूज़ करते हैं, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सएप, कुछ नहीं। उनका सब कुछ अपना है, तो उसको रेगुलेट भी कर लेते हैं। लेकिन हम अपने तौर पर इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं कि चलो हम सब कुछ यूज़ तो कर रहे हैं, पर अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें ना एक्सपोज करें। यदि इतना भी कर लेंगे तो हम लार्ज एक्सटेंट भविष्य में बच जाएंगे। ठीक है। तो आप सुन रहे थे साइबर इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे जी को। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मंच पर आने के लिए। तो अमित दुबे जी ने साथियों सिर्फ इतना ही नहीं कहा है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। उन्होंने इसके साथ एक और शब्द जोड़ा है कि जागरूक भी रहिए, ताकि आप स्कैम से बचे रहेंगे, फ्रॉड का सामना करने से बचे रहेंगे। आपको हमारा ये शो कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए न्यूज़ तक।